All right. Hey everyone. सबके सब रेडी? आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे क्लिक्स वगैरह हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हमारी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव बन रही होगी। अभी हमें और भी जावास्क्रिप्ट के अंदर काफी सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं, लेकिन नमस्ते नमस्ते तुषार, नमस्ते साक्षी, हाय स्वरूप, हाय शारंग। लोगों को आने देते हैं। ठीक है। मैं बढ़िया हूँ यार, आप बताइए। कैसा चल रहा है सब कुछ? असाइनमेंट्स वगैरह के अंदर अभी ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि जो वेबसाइट में दिखेगा। ठीक है। अभी जो असाइनमेंट्स है वो बस इसलिए जैसे कि आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं आपने वो हो जाए इंप्रूव। लेकिन अब से हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि एक्चुअली ये था भी कि मुझे जावास्क्रिप्ट को पहले खत्म करना था, उसके बाद में जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के साथ डॉम मैनिपुलेशन वगैरह में सिखाता आपको। लेकिन जब मैं शेड्यूल बना रहा था इस कोर्स का तो मुझे लगा कि अगर बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट पढ़ा दिया तो बहुत ज्यादा थ्योरी हो जाएगी, और फिर ये लगेगा कि कैसे इसको कनेक्ट करें। ठीक है। डॉम के साथ, एचटीएमएल के साथ बेसिकली। तो वो पहले मैंने इसीलिए इंक्लूड कर दिया है। वैसे अभी हमें ऑब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, क्लासेस भी पढ़नी है, कॉल बैक्स पढ़ने हैं। ठीक है। काफी सारी चीजें हैं, प्रोमिसेस वगैरह पढ़ने हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट हैं। लेकिन उससे पहले ये पढ़ लेते हैं सो दैट पता चल जाए कि ठीक है जो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है, उसका हम यूज कर रहे होंगे अपने एचटीएमएल के अंदर। तो आज के बाद आप थोड़े बहुत बनाने भी लग जाओगे प्रोजेक्ट्स खुद से। ठीक है। क्लिक्स वगैरह हैंडल करने लग जाओगे, स्क्रॉल वगैरह हैंडल करने लग जाओगे, टैप वगैरह, डबल क्लिक, ये सारी चीजें जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं वो आप हैंडल करना सीख जाओगे। सो दैट जो अभी तक हमारी एकदम स्टैटिक चीजें बन रही थी, फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेटर बनाया था। ठीक है। काफी सारे लोगों ने कैलकुलेटर बना दिया था। तो वो कैलकुलेटर सिर्फ बन गया था, लेकिन उसके ऊपर जो बटन थे उस पर क्लिक करके क्या होगा, इक्वल टू वाला बटन दबाया तो कैलकुलेशन कैसे होगी, ये सारी चीजें नहीं कर पाए थे हम तब तक। ठीक है। लेकिन आज की क्लास के बाद आप वो सारी चीजें कर पाओगे। अभी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर काफी सारे कंसेप्ट बच रहे हैं, लेकिन वो पढ़ेंगे हम आने वाली क्लासेस के अंदर धीरे धीरे करके। एक एंड्रॉइड का कोर्स निकाल दो एसडीके के लिए। एंड्रॉइड के कोर्स को निकालने में कुछ इश्यूज हैं। सबसे पहले तो पॉपुलैरिटी कम है उसकी। सेकेंडली सबके डेस्कटॉप में चलेगा नहीं एंड्रॉइड स्टूडियो ठीक से। हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट भी है जिनके पास बहुत ज्यादा हाई एंड लैपटॉप नहीं है, तो उनके में शायद ना चले। थर्ड, कुछ लोग चाहें तो मतलब जैसे फोन से देख रहे हैं इस टाइम पर, फोन से फिर वो उसके अंदर देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। और भी काफी सारे इश्यूज हैं। तो इसी वजह से एंड्रॉइड का तो नियर फ्यूचर में तो नहीं निकाल रहा हूँ मैं। इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली हम डीएसए का कोर्स ला रहे होंगे। तो जो मेरा लास्ट बैच था डीएसए का, उसके अंदर काफी सारे लोगों ने काफी अच्छी अच्छी कंपनी फोड़ी थी। इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के मैं उस कोर्स को लेके आ रहा हूँ सो दैट मैं खुद से भी रेफर कर पाऊँ लोगों को कंपनीज के अंदर अलग अलग। ठीक है। तो एक वो वाला भी ड्राई 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 रन हो जाएगा हमारा। ठीक है। अंकित राज कह रहे हैं भैया मैं एक टेम्पलेट डाउनलोड करके वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ। कौन सी टेम्पलेट डाउनलोड करके? किस चीज का टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया आपने? एनीवेज, हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 235 लोग आ गए हैं। धीरे धीरे करके बच्चे कम होते जाएंगे एज एक्सपेक्टेड। ठीक है। तो सबसे पहले डॉम एंड इवेंट लिसनर, आज की क्लास में हम ये सारी चीजें करने वाले हैं कि क्या होते हैं डॉम। डॉम बेसिकली होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, शॉर्ट में उसे कहते हैं डॉम। तो बेसिकली जो भी हमारा पेज जब जब लोड होता है, एचटीएमएल पूरी की पूरी लोड होती है, तो एक जावास्क्रिप्ट के अंदर उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसे हम कहते हैं डॉम। ठीक है। तो जब भी आपका एक पेज लोड होता है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। भैया ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्लासेस क्या होती है, सब चीजें तो बता ही नहीं। लेकिन अभी फिलहाल बस समझ लो कि ठीक है ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसके पास कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ कुछ मेथड होते हैं। बाद में हम ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज और मेथड्स इन सबको अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक है। तो ये समझ सकते हैं व्हेन अ पेज इज लोडेड द ब्राउजर क्रिएट्स अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द पेज। द HTML DOM मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड एज अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये आई थिंक मैंने पहले भी इससे पहले कभी बताया था कि ऐसे एक ट्री सा बन जाता है। तो याद होगा आपके पास एक रूट HTML होता है, दिस इज बेसिक HTML, नथिंग फैंसी। जो बेसिक HTML होता है, HTML के अंदर आपके पास एक हेड एलिमेंट होता है, एक बॉडी एलिमेंट होता है, राइट। उस हेड के अंदर आपने टाइटल दे रखा होता है, सपोज करो टाइटल के अंदर आपने एक टेक्स्ट डाला होता है।
सिमिलरली आपके पास एलिमेंट होता है बॉडी, बॉडी के अंदर सपोज करो आपने एंकर टैग डाल दिया, आपने एक H1 डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपने हो सकता है एक बहुत ही बेसिक सा एक HTML पेज बनाया हो, लेकिन जब ये HTML पेज लोड होगा, तो जब ये पूरा का पूरा लोड हो जाएगा HTML पेज, एज इन जब आपके ब्राउजर ने पूरा का पूरा इसे पढ़ लिया होगा, नेट से पहले डाउनलोड करता है, उसका पूरा पूरा पार्स कर लिया, पढ़ लिया, तो उसके बाद वो एक ऑब्जेक्ट बनाया था जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, उसे हम कहते हैं डॉम। तो ये वो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है जो सबसे ऊपर बैठता है, दिस इज दी ऑब्जेक्ट, और इसकी हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, उसके किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो, नए एलिमेंट ऐड कर सकते हो इस ट्री के अंदर कहीं भी, किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी मैनिपुलेशन आप कर सकते हो, इवन आप लोग स्टाइलिंग कर सकते हो, तो रन टाइम पे चीजें आप चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉम के बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ ही हम नेक्स्ट चीज जो पढ़ रहे होंगे वो होगी हमारी इवेंट लिसनर। तो ठीक है, ये हमने देख लिया कि ठीक है हम रन टाइम पे चीजें डाल पा रहे हैं, रन टाइम पे चीजें चेंज कर पा रहे हैं, मे बी स्टाइलिंग चेंज कर दे रहे हैं किसी की पेज लोड होने के बाद, लेकिन अगर ये स्टैटिक ही हो रहा है तब तो कुछ ज्यादा मजा नहीं आएगा, राइट। तो आप अलग अलग इवेंट्स को भी कैप्चर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज पे आपने क्लिक किया या फिर किसी चीज के ऊपर से आप हवर करके गए, ठीक है, कोई आपने बटन प्रेस किया, अलग अलग टाइप के इवेंट होता है, कहीं पे आपने स्क्रॉल किया, तो ये सारी सारी चीजें एक इवेंट होती हैं, और इवेंट को आप कैप्चर कर सकते हो। कैसे कर रहे होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझ रहे होंगे इस वीडियो के, इस क्लास के। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि हमारे पास एक HTML है, और HTML के बाद हमारे पास ये हेड है, बॉडी है, एंड टाइटल वाइटल, ये सब ठीक है। ये जो एक मैंने ये पिक्चर लिया, दिस इज नॉट वेरी हाई रेज, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं अंदर क्या है। तो विद द ऑब्जेक्ट मॉडल जावास्क्रिप्ट गेट्स ऑल द पावर नीड टू क्रिएट डायनेमिक HTML। तो इसकी हेल्प से आप लोग डायनेमिक HTML बना सकते हो। डायनेमिक HTML इसका मतलब आप इसके अंदर HTML को चेंज कर सकते हो, पेज के अंदर एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हो, उसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो किसी भी एलिमेंट की। इसके अलावा आप नए एट्रीब्यूट्स डाल सकते हो। यू कैन रिएक्ट टू एग्जिस्टिंग HTML इवेंट इन द पेज, यू कैन क्रिएट न्यू HTML इवेंट इन द पेज, ठीक है। तो सो मेनी थिंग्स यू कैन डू अगर आप एक बार इसे मैनिपुलेट करना ठीक से सीख गए। लेकिन इसको मैनिपुलेट करने से पहले आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट मुझे एक्सेस करना है, क्योंकि इस ट्री में आप देखो देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स। आप कौन से वाले एलिमेंट के साथ चेंजेस करना चाहते हो? क्या आप इस एंकर टैग को चेंज करना चाहते हो? क्या आप इस H1 को चेंज करना चाहते हो? तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा इन एलिमेंट को, राइट। तो फाइंड करने के लिए वी हैव फाइंडिंग दी HTML एलिमेंट, और हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से HTML एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। हम आईडी की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, उनके टैग की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। टैग बेसिकली वो जो HTML का टैग होता है, एलिमेंट का जो नेम होता है, दैट इज HTML टैग। जैसे P टैग हो गया, H1 टैग हो गया, H2 टैग हो गया। वी कैन ऑल्सो फाइंड बाय क्लास नेम, और वी कैन ऑल्सो फाइंड बाय CSS सेलेक्टर्स। तो एक बार इन सबको एक्शन में देखते हैं कि किस तरीके से हम एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड करने के बाद जो चीज हमें मिलती है आखिर वो क्या होती है, ठीक है। तो टू दैट मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा कोड करने वाला हूँ, बहुत ही बेसिक सा। डॉम हेयर, और यहाँ पे हम अपना एक बहुत ही बेसिक सा कोड करने वाले हैं। लेट मी राइट कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर लेट्स से वी हैव दिस बॉक्स, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक है, हमारे पास एक कंटेनर है, उसके बाद एक बॉक्स है। इसको हम कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं, बेसिक स्टाइलिंग। तो ऐसा करते हैं, स्टाइलिंग के लिए मैं यही स्टाइल कर देता हूँ। वैसे आप चाहो तो एक अलग स्टाइल डॉट CSS बना सकते हो, लेकिन मैं कॉम्प्लिकेट ना करते हुए बस यहाँ पे कंटेनर को बहुत ही मिनिमल स्टाइलिंग दे रहा हूँ। जैसे कि विड्थ हो गया हमारा सपोज 300 पिक्सल, हाइट हो जाएगी हमारी 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा हमारा लेट्स से पेज, और let's say display grid, content, line items, centers, और justify content center। एंड देन उसके बाद मेरे पास इसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स है, इसकी विड्थ, हाइट और कलर देते हैं बस। लेट्स से दिस कि इसकी विड्थ हो जाएगी 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, और इसका कलर हो जाएगा लेट्स से टील, ठीक है। और इसी के साथ ही यहाँ पे हम बनाएंगे एक नई फाइल, लेट्स कॉल इट dom.js। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे dom.js दे रहा हूँ, और इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं इधर बॉडी में, सबसे नीचे आप लिख सकते हो
एक और चीज, आप या तो बॉडी के अंदर सबसे नीचे लिखो, तो ये मैं क्यों कहता हूँ बॉडी के अंदर नीचे लिखने के लिए, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा और आप एलिमेंट को एक्सेस करने का ट्राई करते हो तो एलिमेंट आपका मिलेगा ही नहीं, ठीक है, और एरर मिल जाएगा। तो आप या तो यहाँ लिख सकते हो, इवन हेड के अंदर भी लिख सकते हो आप इस चीज को, लेकिन उसके साथ आपको एक डिफर एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, वो अभी हम बाद में देखेंगे। तो add the script by using source tag and dom.js, ठीक है। and let's open with live server। तो एक तो ये आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास एक येलो कलर का बॉक्स है, उसके अंदर एक टील कलर का ये बॉक्स आ रहा है। इसके साथ ही हम यहाँ पे इंस्पेक्ट टूल अपना ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा कंसोल है। कुछ कुछ यहाँ पे एरर आते रहते हैं, लेकिन इसको ध्यान नहीं देना। दिस इज फ्रॉम क्रोम एक्सटेंशन। तो ये सब ठीक है, वार्निंग आती रहती है। अच्छा, तो इतना हो गया। अब हम अपने एक सपोज करो इस बॉक्स को फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। ऐसा करते हैं, एक दो बॉक्स और बना लेते हैं इधर। तो लेट मी क्रिएट सम मोर बॉक्सेस। तो डॉट बॉक्स, तो हमारे पास बॉक्स क्लास होगी इनके अंदर। सपोज करो इनको हम आईडी भी देना चाहते हैं, डॉट बॉक्स हाइफन डॉलर। तो आपको पता है बॉक्स हाइफन डॉलर करने से बॉक्स 1 बॉक्स 2 करके आईडी मिल जाएगी इनको। इसके बाद मैं इनके अंदर कुछ डेटा पास करना चाहता हूँ। सपोज करो बॉक्स हाइफन डॉलर एंड देन लेट्स से मल्टीप्लाई बाय 7। हमारे पास यहाँ पे इतने सारे बॉक्सेस आ गए हैं। इनके साथ कुछ और प्रॉपर्टी बन रहता है, कलर वाइट, और इसको हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स डिफाइन कर देते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ। गैप ऑफ लेट्स से 20 पिक्सल और विड्थ ऑफ लेट्स से 500 पिक्सल, और हाइट में डिफाइन नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ और अब तरीके से आपको बताने वाला था। हम रिपीट ऑफ लेट्स से ऑटोफिल ऑफ लेट्स से 100 पिक्सल। अब यहाँ पे विड्थ नहीं डिफाइन करोगे तो भी विड्थ इसको 100 पिक्सल मिलने वाली है। इस तरीके से मैंने कुछ बॉक्सेस बना दिए हैं। लेट्स सी, ये बॉक्सेस हमें इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस हो गए। अब हम इन बॉक्सेस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो अभी हम सीख रहे हैं किस तरीके से आपको एलिमेंट को फाइंड कर सकते हो, फाइंडिंग द एचटीएमएल एलिमेंट। तो वी हैव दिस आईडी एट्रीब्यूट, ठीक है, आईडी वाला मेथड। तो जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जैसे हमारा index.html लोड हुआ, वैसे ही हमारा एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि जैसे ये index.html लोड हुआ, वैसे ही इसके लिए, इस पेज के लिए एक डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट बन गया है। अब उस डॉक्यूमेंट नाम के ऑब्जेक्ट के पास काफी सारे प्रॉपर्टीज हैं, काफी सारे मेथड्स हैं। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी इज वन ऑफ द मेथड। ये हमने याद होगा लास्ट क्लास में पढ़ा था, फंक्शंस वगैरह। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, ये ढूंढता है इस इंट्रो नाम के फंक्शन को, जिसको इंट्रो आईडी मिल रखी होगी, और वो हमें लाकर दे देता है, ठीक है, वो हमें रिटर्न कर देता है। तो अगर आपको इसे यूज करना है तो यू कैन यूज दिस की कॉन्स्ट बॉक्स 1 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बिकॉज ये ग्लोबली आप यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब भी आपका एचटीएमएल क्रिएट हो रहा है तो डॉक्यूमेंट बन ही जाएगा आपके पास। तो डॉक्यूमेंट को आपको खुद डिफाइन करने की अलग से जरूरत है, डॉक्यूमेंट आपको बना बनाया मिलेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। तो व्हेन यू राइट गेट एलिमेंट, तो आप देखो यहाँ पे आपको अपने आप ही काफी सारी चीजें दिख रही है, बाय आईडी, बाय नेम, बाय क्लास नेम एंड सो ऑन। हम आईडी को देखते हैं, और यहाँ पे मैं आईडी दूंगा इसको। तो आईडी देने के लिए इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप देंगे, सॉरी डबल कोट्स के अंदर आप देंगे। डबल कोट्स या सिंगल कोट्स आप लिखो, एक ही बात है जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसके बाद आप लिखोगे बॉक्स हाइफन 1। तो ये हमारे बॉक्स 1 की आईडी हो गई। और इससे क्या होगा, हमें बॉक्स 1 मिल जाएगा। लेकिन भैया ये बॉक्स 1 मिला है, ये है क्या चीज, जरा देखते हैं इसको प्रिंट कराते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं बॉक्स 1 को, एंड लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड दिस बॉक्स 1, व्हाट आर वी गेटिंग। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आ गया है, कुछ एक एलिमेंट आ गया। एंड अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास एक्चुअली ये वाला एलिमेंट आप देख रहे हो, बॉक्स 1 के ऊपर हवर हो, अपने आप ही बॉक्स 1 हाईलाइट हो गया। तो ये बॉक्स 1 वाली जो चीज है, ये कंसोल लॉग के अंदर प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बॉक्स 1 एक्सेस हो गया है। सिमिलरली सपोज करो आप बॉक्स 2 का एक्सेस करना चाहते हो, अब यहाँ पर बॉक्स 2 आ गया, और बॉक्स 2 इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो बाय आईडी करके आप इस तरीके से पूरे के पूरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, और आपको पूरा का पूरा वो जो एक्चुअल एलिमेंट है, जो भी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वैसे जा नहीं रहा, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे
कि दिस थिंग, ये पूरी की पूरी जो लाइन है बॉक्स 2 वाली, ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट है जिसके अंदर आईडी डली हुई है बॉक्स 2, ये पूरा एलिमेंट हमें एक्सेस हो गया है। इसके अंदर जितनी भी चीजें होती है वो सब भी हमें एक्सेस हो जाती है। इसके साथ ही अगर मैंने बॉक्स 2 के अंदर कुछ और डिव डाले होते तो वो सब भी मुझे मिल जाते बाय यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपने कोई बाइनरी ट्री के अंदर, ये सपोज करो ट्री है आपका, ट्री के अंदर आपने ढूंढना स्टार्ट कर दिया और जैसे आपको वो पर्टिकुलर एलिमेंट मिल गया आप वहीं पर रुक गए और आपने ये एलिमेंट की जो भी पॉइंटर है वो आपने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इसको आप इसी के समझ सकते हो अगर आपको ट्रीज के बारे में पता है तो। अदरवाइज आप ऐसे समझ सकते हो कि जो जावास्क्रिप्ट है ये ढूंढता है, स्कैन करता है। अब ये स्कैन करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम होती है, डिपेंड्स ऑन द ब्राउजर, किस ब्राउजर ने क्या यूज कर रखा है। कोई अगर ट्रैवर्सल यूज करना चाहता है वेल एंड गुड ब्राउजर, अगर कोई ब्राउजर आईडी स्टोर कर रहा है, मैप बना के अलग अलग एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट आईडी देके स्टोर कर रहा है, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो वो हर एक ब्राउजर की एक अपनी अपनी तरीके होते हैं कि वो किस तरीके से गेट एलिमेंट बाय आईडी करके दे रहा होता है। लेकिन दैट्स हाउ यू गेट वन एलिमेंट बाय आईडी। उसके बाद आप टैग नेम का यूज करके भी एलिमेंट को गेट कर सकते हो। तो आप जैसे यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है जिनकी हमने टैग जो है वो डिव बना रखा है। तो अगर मैं डिव एलिमेंट ढूंढूंगा, इसके अंदर डिव्स के साथ एलिमेंट को ढूंढूंगा तो मुझे ये सारे एलिमेंट मिल जाने चाहिए, राइट, जिनकी भी टैग डिव है। तो हाँ, इस तरीके से भी हम ढूंढ सकते हैं अपने एलिमेंट्स को। तो व्हाट आई विल डू इज const divs equals to document dot get element by टैग नेम। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर लिखा है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, जबकि ऊपर था गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये ये चीज ये शो करने का ट्राई कर रहा है कि जो आईडी होगी दैट इज अ यूनिक आईडी फॉर एवरी एलिमेंट। मतलब आप जब भी किसी को एक आईडी देते हो तो उसकी आईडी यूनिक होती है। तो ये मेक श्योर करता है कि हमेशा हमें सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, लेकिन बाय टैग नेम आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेंगी। जैसे कि अगर मैं डिव ढूंढूं कि मेरे इस पूरे एचटीएमएल के अंदर इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कितने डिव्स हैं, तो यहाँ से वो मुझे डिव्स मिल जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे डिव्स को प्रिंट करने का ट्राई करूँ तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस बॉक्स वन आई विल प्रिंट डिव्स। तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो आप यहाँ पर देख लो कि सारे के सारे जितने भी डिव्स थे वो सारे प्रिंट हो गए। और इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यू गेट HTML कलेक्शन। अब ये HTML कलेक्शन क्या होता है? तो HTML कलेक्शन के अंदर जितने भी हमारे HTML के एलिमेंट होते हैं बेसिकली वो उनका एक कलेक्शन मिल जाता है। क्या ये एरे है? नहीं, ये एरे की तरह नहीं है। इट इज एरे लाइक थिंग, लेकिन ये एरे नहीं है एग्जैक्टली। मतलब एरे वाले जो फंक्शंस होते हैं, पुश पॉप पुश, ये सब आप नहीं कर सकते इसके अंदर। लेकिन आपको इस तरीके से सारे सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं, इनके ऊपर आप इटरेट कर सकते हो। तो वी गेट दिस। अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपका जीरो आईडी वाला है, मतलब बॉक्स वन है। सॉरी, जीरो पे तो आपका div डॉट कंटेनर है, क्योंकि पहला एलिमेंट जो है सबसे ऊपर जो है वो div कंटेनर वाला, राइट। तो ये आपका पहला वाला div है, सॉरी ऊपर वाला। दिस इज योर फर्स्ट div जिसकी क्लास है कंटेनर। ठीक है, तो ये हमें मिल गया div जीरो जिसकी क्लास कंटेनर है। इसके बाद इसके रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है जिनको अभी हम नहीं देख रहे होंगे, लेकिन ये बेसिकली कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हर एक एलिमेंट को मिल रही होती है, जिनको आप चेंज कर सकते हो खुद से भी। देन आपको ये बॉक्स वन मिल गया, इधर बॉक्स टू मिल गया, इधर बॉक्स थ्री मिल गया। इस तरीके से सारे के सारे बॉक्सेस, 7 बॉक्सेस यहाँ पर मिल गए हैं। इसके बाद अंदर यहाँ पर कुछ कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन इसके ऊपर भी फिलहाल ध्यान नहीं देंगे हम। ठीक है, कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन अभी आप बस ये देखो कि 0 से लेकर 7 तक ये मिल गए हमें। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर लेंथ 8 लिखी आ रही है कि हाँ हमारे पास 8 डिव्स हैं। आप बोलोगे भैया 7 डिव्स हैं, लेकिन 8वां डिव ये पीछे वाला डिव भी है, पेरेंट। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 8 डिव्स हैं जो हमें एक्सेस हो गए हैं। और हम इनमें से कोई भी पर्टिकुलर डिव एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिव्स ये हम एक्सेस करेंगे तो इससे हमें जो थर्ड इंडेक्स पर जो डिव होगा वो हमें एक्सेस हो जाएगा, तो हम उसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। तो दिस इज आवर div 3, राइट। ये थर्ड डिव है जो हम इस तरीके से एक्सेस कर पा रहे हैं। तो दिस इज गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। सिमिलरली वी हैव गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। और क्लास भी, एक क्लास आप मल्टीपल एलिमेंट को दे सकते हो। आई मीन दिस इज द रिकमेंडेड प्रैक्टिस ऑल्सो कि आप एक ही क्लास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को देके रीयूज कर सकते हो CSS के अंदर। तो हाँ, इससे भी आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बार याद होगा बताया था कि क्लास का हम यूज कर रहे होते हैं CSS के अंदर। ठीक है, और आईडी का यूज कर रहे होते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मोस्टली हम आईडी का यूज कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी कोई एलिमेंट एक्सेस करने का ट्राई कर रहे होंगे, और क्लास की हेल्प से आप लोग CSS के अंदर स्टाइलिंग कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, आपके पास फिर भी एक प्रोविजन है कि यू कैन एक्सेस कॉन्स्ट, सपोज करो कंटेनर आप एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। यहाँ पर गेट एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको अगेन
सारे सारे एलिमेंट्स मिलने वाले हैं और यहाँ पे आप क्लास नेम बताओगे विच इज दिस कंटेनर। तो यहाँ पे जो भी कंटेनर क्लास वाला जो जितने भी डिव्स होंगे जिनकी क्लास कंटेनर है, बेसिकली डिव्स नहीं, जितने भी एलिमेंट होंगे जिनकी क्लास कंटेनर है वो सारे सारे आपको मिल जाने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जिसकी क्लास कंटेनर है। तो आप देखेंगे अगेन हमें एक HTML कलेक्शन मिलता है और HTML कलेक्शन अगेन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, HTML कलेक्शन में कंफ्यूज मत होना। दिस इज बेसिकली दिस एक्चुअली इनकैप्सुलेट्स एन एरे। तो इसको आप एरे की तरफ मत समझो, इसके अंदर एक एरे है लेकिन इसके पास और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज है। HTML एलिमेंट बेसिकली बहुत सारे अंदर अपने एलिमेंट्स को लेकर चलता है। तो ये जितने भी इसके अंदर नोड्स हैं दीज आर एक्चुअली HTML एलिमेंट्स एज वेल, दीज आर एक्चुअली HTML एलिमेंट्स। ठीक है, अभी इसके अंदर हम ज्यादा नहीं घुसेंगे डीप में, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके हम ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे अच्छे से। अगेन इसके अंदर लेंथ है 1, लेंथ प्रॉपर्टी हमें इसके अंदर मिल रखी है एंड देन इसके अंदर ये एक ही एलिमेंट हमें मिला है जिसकी आईडी कंटेनर, जिसकी क्लास कंटेनर है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स तो हमें पता है यहाँ पर हमें टोटल 7 बॉक्सेस मिल जाएंगे। तो हाँ यहाँ पर हमें 7 बॉक्सेस मिल गए। अगेन एक HTML कलेक्शन रिटर्न हुआ है जिसके पास ये सारे बॉक्सेस हैं जिनको आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू एक्सेस बाय क्लास नेम। इसके बाद अगला है हमारे पास फाइंडिंग HTML एलिमेंट बाय CSS सिलेक्टर, और मोस्टली आप यही यूज कर रहे होगे क्योंकि इसके अंदर आप जैसे CSS के अंदर एक्सेस कर पाते हो किसी भी चीज को, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो CSS के अंदर आपको याद होगा कोई भी सिलेक्टर अगर आपको बनाना है, फॉर एग्जांपल CSS के अंदर हम ऐसी चीजें लिखते हैं जैसे यहाँ पे आपने लिखा डॉट कंटेनर डॉट बॉक्स, या फिर अगर आपको लिखना है कि कंटेनर के अंदर बॉक्स तो डॉट कंटेनर स्पेस देके डॉट बॉक्स। सपोज करो बॉक्स के अंदर कोई एंकर टैग आपने बना रखा है, तो इस तरीके से आप एक पूरा का पूरा सिलेक्टर बनाते हो। इस सिलेक्टर के ऊपर मैं हवर करूंगा तो आप देख रहे हैं कि ये इस चीज को ढूंढ रहा है, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी क्लास कंटेनर है, उसके अंदर ऐसा एलिमेंट जिसकी क्लास बॉक्स है, उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट जिसका टैग ए है। तो ये पूरा का पूरा एक सिलेक्टर हो गया। ठीक है, और सिलेक्टर्स के ऊपर हमने देखा था जब हम स्टार्ट ही करे थे CSS को कि कैसे हमारे सिलेक्टर्स बनते हैं। इसके अंदर हम अपने चाइल्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं, तो आईडी वगैरह भी लगा सकते हैं। अगर बीच में हमने किसी को आईडी रखी है बॉक्स 1 करके, तो ऐसे करके हम कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, अंदर तक जा सकते हैं। तो आप ये चीज यूज करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज यूज करके भी आप एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप ये करोगे तो आपके पास होगा, सपोज करो कॉन्स्ट बॉक्स 3 मैं एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। तो यू हैव टू फंक्शंस, आपने देखा होगा यहाँ पर सिलेक्टर करेंगे तो क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्वेरी सिलेक्टर ऑल से हमारे को डिफरेंट एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं जिनका ये सिलेक्टर होता है, एंड क्वेरी सिलेक्टर से हमें पहला एलिमेंट मिल जाता है। रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज डिसेंडेंट ऑफ नोड दैट मैचेस दिस सिलेक्टर, और रिटर्न्स ऑल एलिमेंट डिसेंडेंट्स ऑफ नोड दैट मैचेस सिलेक्टर। ये क्वेरी सिलेक्टर ऑल को बाद में देखेंगे, पहले क्वेरी सिलेक्टर को देखते हैं। और इसके अंदर आप कोई भी क्वेरी पास कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पर क्वेरी बना रहे थे राइट। तो यहाँ पे आपको डॉट और हैशटैग वगैरह लिखने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं ढूंढ रहा हूँ डॉट कंटेनर के अंदर हैशटैग बॉक्स, ठीक हो। इस तरीके से आप एक्सेस करोगे तो बॉक्स 3 आपको यहाँ पर मिल जाना चाहिए, और यहाँ पे हम बॉक्स 3 को प्रिंट कराते हैं, देखेंगे कि यहाँ पे हमें बॉक्स 3 मिल रहा है। दिस इज एक्सपेक्टेड राइट। इवन आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे करके भी आपको मिल ही जाएगा जहां भी हमें बॉक्स 3 मिल रहा है। आप बोलोगे भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप यहाँ से भी बॉक्स 3 एक्सेस कर सकते हो और बाय आईडी करके भी एक्सेस कर सकते हो। मैं बोलूँगा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों से ही आपका सेम काम हो रहा है। क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से बस आप लोग क्वेरी रन कर सकते हो, जो CSS की क्वेरी होती थी उसी की हेल्प से आप लोग यहाँ पर एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हो। तो दोनों ही प्रोविजन आपके पास, इससे भी कर सकते हो आप लोग और आईडी की हेल्प से भी कर सकते हो, अगर आपने यूनिक आईडी दे रखी है तो। लेकिन अगर आपने किसी एलिमेंट को आईडी नहीं दे रखी लेकिन आप फिर भी एक्सेस करना चाह रहे हो, तो इवन आप क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से तो कर ही सकते हो एलिमेंट को एक्सेस। ठीक है, तो यू हैव क्वेरी सिलेक्टर एंड देन यू हैव क्वेरी सिलेक्टर ऑल, जिसकी हेल्प से आप लोगों को बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिनकी क्वेरी सेम इसी की जैसे होगी, मल्टीपल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर क्वेरी सिलेक्टर ऑल। और सपोज करो मैं सारे बॉक्सेस एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सपोज करो कंटेनर के अंदर जितने भी बॉक्सेस हैं, तो बाहर के नहीं, कंटेनर के अंदर जितने भी बॉक्सेस हैं उनको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो सिर्फ ये कंटेनर के अंदर वाले, सपोज करो कंटेनर के अंदर जितने भी डिव हैं, तो क्या करेगा, कंटेनर को छोड़ देगा और कंटेनर के अंदर जितने भी डिव्स हैं उन सभी को एक्सेस करेगा। अगर मैंने ऐसे लिखा होता डिव करके तो मेरे को सारे सारे डिव मिल जाते, लेकिन अगर मुझे कंटेनर के अंदर सारे सारे डिव चाहिए
तो आप इस तरीके से लिख सकते हो क्वेरी अपनी, और दिस इज योर CSS क्वेरी एज वेल, राइट। तो इसकी हेल्प से भी आप लोग बॉक्स मल्टीपल्स एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलती है नोड लिस्ट। दिस इज सिमिलर टू HTML एलिमेंट्स जो आपको मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको ये नोड लिस्ट मिल रही होती है। और इसके अंदर भी आप लोग ऐसे ही अगेन एक्सेस कर सकते हो, अगर आपको 0th एलिमेंट चाहिए तो यू गेट 0th एलिमेंट दिस पे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट एलिमेंट लिखते हो तो आपको यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये सारे प्रोविजन है हमारे पास, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्वेरी सिलेक्टर, बाय आईडी, बाय नेम और बाय क्लास नेम। किसने पूछा भैया डॉम का क्या यूज है, तो अभी क्लास में बने रहो, धीरे धीरे करके आपको डॉम का यूज समझ में आएगा। नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट कि कैसे आप इसकी हेल्प से, जो अभी हमने फाइंड किए हैं एलिमेंट, इनकी हेल्प से आप लोग कैसे HTML को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और HTML के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजों को चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको HTML के अंदर इनर HTML चेंज करना है, ऐसे आपको अंदर कुछ और HTML डाल देना है रन टाइम पे, तो यू कैन डू दैट बाय यूजिंग दिस इनर HTML प्रॉपर्टी। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट को मिलती है। तो आप किसी भी एलिमेंट के अंदर इनर HTML सेट कर सकते हो और वहां पे एक नया HTML डाल सकते हो। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सपोज करो आप आए यहाँ पर और बॉक्स 1 के अंदर आप चाहते हो कि एक इनर HTML चेंज करना है इसका, तो यू कैन डू दिस। मैं यहाँ पे आऊंगा और व्हाट आई विल डू इज, मैंने सबसे पहले सपोज बॉक्स 2 मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ, राइट, ये मुझे बॉक्स 2 लाके देने वाला है। तो मैंने बॉक्स 2 ढूंढ लिया, उसके बाद मैं आऊंगा अपने बॉक्स 2 के अंदर डॉट इनर HTML। सपोज करो मैं यहाँ पे सिंपल बस लिख देता हूँ कि दिस इज बॉक्स 2। आप देखेंगे कि यहाँ पर बॉक्स 2 के अंदर पहले लिखा हुआ था बॉक्स 2, ठीक है, बॉक्स 2 का टेक्स्ट ये लिखा हुआ था बॉक्स 2, लेकिन अब यहाँ पर दिस इज बॉक्स 2 लिखा आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर जो भी HTML की चीजें थी, जो कि बेसिकली सिंपल एक टेक्स्ट था, उसकी जगह पे हमने ये वाला टेक्स्ट लिख दिया है। लेकिन यू कैन डू फर्दर थिंग्स एज वेल, कि आप यहाँ पर चाहो तो पूरा का पूरा HTML डाल सकते हो। मैं क्या करना चाहता हूँ, सपोज करो आपको यहाँ पे लिखना है H1, तो यू कैन डू दैट, ठीक है। आप स्ट्रिंग के अंदर ऐसे करके H1 भी पास कर सकते हो, और फिर क्या करेगा, अब इसके अंदर ये वाला HTML डाल देगा। तो आप देख रहे हो दिस इज बॉक्स 2, दिस इज नाउ एन H1। और आप इससे और फर्दर जा सकते हो, आप इसके अंदर पूरा का पूरा डिव भी डाल सकते हो। तो दिस इज वेरी यूजफुल जब आपको कुछ ऐसा करना है कि आपने एक लिस्ट बना रखी है, मतलब एक लिस्ट का कंटेनर है, उसके अंदर आपको रन टाइम पे नई नई लिस्ट पॉपुलेट करते जानी है, ठीक है। वैसे उसके और भी तरीके होते हैं, आप एंड चाइल्ड वगैरह, लेकिन हाँ आप समझ में आ रहा होगा कि ठीक है, रन टाइम पे अगर मैं किसी के अंदर नए HTML डालने हैं, तो आई कैन यूज दिस प्रॉपर्टी विच इज इनर HTML। और किसी भी एलिमेंट को मैं पहले ढूंढूंगा, पहले मैंने किसी भी एलिमेंट को फाइंड किया, उसके बाद मैं उसके अंदर की HTML को चेंज कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस। आप इसके अंदर फर्दर और जा सकते हो, कुछ भी आप HTML में लिख सकते हो इधर, जैसे कि div लिखा आपने, उसके अंदर आपने अपना H2 बना लिया, दिस इज H2। यहाँ पर क्लोज करेंगे पहले H2 को, तो यहाँ पे मतलब जो भी लिखोगे आप, वो एक वैलिड HTML भी होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। आई थिंक यू कैन डू दिस एज वेल, अगर नहीं कर सकते क्या, अलग अलग लाइन में कैसे ला सकते हैं। आई थिंक ऊपर कुछ सेटिंग होती है इसके अंदर, जिससे कि अगर लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वो एक अलग अलग लाइन में आ जाए, ठीक है, तो वो एरर नहीं देगा वो चीज। या फिर इसके अलावा एक स्ट्रिंग का और तरीका होता है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। दूसरा एक अलग तरीके से भी हम स्ट्रिंग डाल सकते हैं, तो उसको हम देख रहे होंगे, जिसके अंदर आप वेरिएबल खुद पास कर सकते हो। बट या मूविंग ऑन, उसको भी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम इनर HTML को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा हो कि ठीक है डॉम का फायदा क्या है, धीरे धीरे दिख रहा हो कि ठीक है, मैंने तो वो चीज डाली भी नहीं थी, वो H2 मैंने लिखा भी नहीं था HTML बनाते टाइम, वो मेरा जावास्क्रिप्ट ने वो काम कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे आप कमाल कमाल के काम कर पाओगे, धीरे धीरे करके देखते रहना। उसके बाद यू कैन चेंज द HTML एट्रीब्यूट वैल्यू। आप चाहो तो HTML के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हो। क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो आपने देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि this class is an attribute, this ID is also an attribute, right? जैसे अगर आपके पास कोई इमेज है, you have this source is an attribute inside this image, right? तो आप इस सोर्स की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो, सोर्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, सोर्स इज अ एट्रीब्यूट। सिमिलरली बिसाइड सोर्स वी हैव विड्थ एज एन एट्रीब्यूट, राइट। इवन आप विड्थ को चाहो तो स्टाइल में भी आके चेंज कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो डायरेक्टली विड्थ को।
तो ये विड्थ भी एक एट्रीब्यूट है जो कि आप चेंज कर सकते हो। अगर मैं इसको आईडी दूं, इमेज, अगर मैंने इसको आईडी दे दी इमेज, ठीक है, आईडी इमेज नहीं देते, इसका नाम देते हैं लेट्स से इमेज इमेज। सपोज करो मैंने इसको माई इमेज ये आईडी दे दी, और हम इसके अंदर इसके सोर्स को चेंज करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर सोर्स नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पर मैं कोई सोर्स पास नहीं कर रहा, लेकिन मैं रन टाइम पे इसमें सोर्स पास करूंगा, तो वो वी कैन डू दैट। सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो वी विल फाइंड दिस बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी से फाइंड करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि आईडी आपको, आप पक्का मेक श्योर करोगे कि आईडी आपको एक ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आईडी डाली, यहाँ पर जब आईडी, हाँ एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जब आप आईडी पास कर रहे हो तो यहाँ पर आपको हैशटैग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे बता दिया कि यू आर यूजिंग बाय आईडी, तो यहाँ पर हैशटैग लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आपको हैशटैग भी लगाने पड़ेंगे और डॉट भी लगाने पड़ेंगे। बेसिकली जैसे ही आपकी सीएसएस की क्वेरी होती है, सिलेक्टर होता है, वैसी चीजें आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने पहले स्पेसिफाई कर दिया कि बाय आईडी है, तो यहाँ पर हैशटैग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यू कैन गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारी आईडी क्या थी, आईडी थी हमारी माई इमेज करके। तो दिस विल मेक श्योर कि हमें माई इमेज मिल जाएगा। उसके बाद आईडी को मिल लेने के बाद हम इसके जो भी इसके एट्रीब्यूट्स उनको चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास सोर्स एट्रीब्यूट भी होता है, राइट। तो ये हमें मिल गया गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके हम सोर्स को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम कुछ भी सोर्स डाल सकते हैं। लेट्स से ये डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने, ये जो इमेज है, ये इमेज मैंने अंदर नहीं डाली है, ये इमेज मैं रन टाइम पे चेंज कर रहा हूँ, तो यू कैन डू दैट। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक 100 by 100 की इमेज रन टाइम पे आई है। रन टाइम का मतलब क्या होता है भैया? रन टाइम का मतलब जो चीज पहले से नहीं मिली थी लेकिन डायनेमिकली मिल रही है, दैट इज कॉल्ड रन टाइम, कि जब रन कर रहे हैं हम उसको तब वो चीज डल रही है। तो अगर मैं इस कोड को यहाँ से हटा दूंगा तो उसको वो इमेज भी नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर इमेज तो है लेकिन उस इमेज के पास सोर्स नहीं है, तो वो इमेज बेसिकली 0 by 0 पिक्सल की है, लेकिन यहाँ पर उसे इमेज मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हो किसी भी एलिमेंट के। एंड नेक्स्ट वी कैन ऐड अ क्लास इन एचटीएमएल, और ये बहुत ज्यादा हैवीली यूज किया जाता है कि आप चाहो तो किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर क्लासेस ऐड कर सकते हो। और मोस्टली आप यही यूज कर रहे होगे जब आप कोई भी नया एलिमेंट डाल रहे होगे किसी क्लास के अंदर, ठीक है। किसी डिव के अंदर दूसरा डिव जब ऐड कर रहे होगे डायनेमिकली, तो आप उसको कुछ स्टाइलिंग भी देना चाहते हो, तो स्टाइलिंग देने के लिए आप यूजुअली ये क्लास यूज कर रहे होते हो, सो दैट ये क्लास मिल जाएगी उससे, तो वो स्टाइलिंग भी उससे मिल जाएगी। क्या कहना चाहता हूँ मैं? सपोज इसको वैसे अभी जब हम इवेंट देख रहे होंगे ना, तब और ज्यादा अच्छे से देख रहे होंगे, ठीक है। जब आप किसी बटन पर क्लिक कर रहे हो तो आप नई नई चीजें डाले जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन अभी मैं बस आपको बता देता हूँ कि इफ आई क्रिएटेड अ क्लास, सपोज करो कंटेनर और बॉक्स के अलावा आई क्रिएटेड अदर क्लास विच इज लेट्स से फैंसी, और का मैंने बैकग्राउंड कलर लेट्स से चेंज कर दिया, और चेंज करके कुछ भी आप कर सकते हो, मैं देता हूँ लेट्स से रॉयल ब्लू, ठीक है। तो मैं ये क्लास देना चाहता हूँ इसको फैंसी, लेकिन रन टाइम पर देना चाहता हूँ, तो यू कैन डू दैट। आपको क्या करना है कि आपको कोई भी एलिमेंट फाइंड करना है। सपोज करो आपने बॉक्स 2 फाइंड किया, और बॉक्स 2 को आपने क्लास दे दी, तो कैसे क्लास दोगे? पहले आप बॉक्स 2 को एक्सेस करोगे, उसके बाद क्लास लिस्ट में जाओगे, इसके पास पूरी की पूरी क्लास की लिस्ट होती है, तो आपने पूरी की पूरी क्लास की लिस्ट एक्सेस कर ली। अब आप इस क्लास की लिस्ट के अंदर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन ऐड अ क्लास, और मैं यहाँ पे सीधा क्लास का नाम लिखूंगा विच इज फैंसी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक क्लास ऐड कर दी। अगर आपके पास मल्टीपल क्लास होंगे तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, कॉमा लगा के जितनी मल्टी क्लासेस आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। तो ये क्लास यहाँ पर बॉक्स 2 के अंदर ऐड हो जानी चाहिए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर वो ब्लू कलर जो मैंने दिया था बैकग्राउंड में, वो मिल रहा है। इसे कैसे मिल रहा है ये कलर, यहाँ से कैसे आया? मैंने तो ये वाली क्लास जो है फैंसी क्लास मैंने यहाँ पर दी नहीं है बॉक्स 2 को, लेकिन फिर भी उसे मिल रही है क्योंकि वो डायनेमिकली डल गई है। दिस इज एक्जैक्टली लाइक डूइंग दिस, कि आपने किसी क्लास में गए और उसको किसी डिव में गए और उसको आपने फैंसी क्लास इस तरीके से दे दी। तो आप ऐसे एचटीएमएल में ना देके आप ये जो क्लास है ये आप इस तरीके से डायनेमिकली पास कर रहे हो किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो आप ये कर सकते हो। सिमिलरली ऐड के अलावा यू हैव रिमूव फंक्शन एज वेल, तो आप चाहो तो किसी एलिमेंट से आप कोई भी क्लास को रिमूव कर सकते हो।
तो क्लास लिस्ट आपने एक्सेस करी, ठीक है, आपने क्लास लिस्ट एक्सेस करी और आप चाहो तो उसके अंदर से कोई भी क्लास को रिमूव कर सकते हो। तो सपोज करो इसके अंदर से मैं बॉक्स क्लास रिमूव कर देता हूँ, तो बॉक्स 2 के अंदर से बॉक्स क्लास रिमूव कर देंगे तो वो फिर फर्दर बॉक्स रहेगा ही नहीं, तो दिस इज नो लॉन्गर अ बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स की जो भी प्रॉपर्टी थी इसके अंदर विच वाज कलर था, इसके अंदर कुछ हाइट और विड्थ वगैरह थी, इसके अंदर कुछ वो सब इसके अंदर से जा चुका है, क्योंकि इसके अंदर से मैंने वो क्लास ही हटा दिया। इवन अगर आप इसका HTML एक्सेस करने का ट्राई करोगे, अगर मैं इसका HTML एक्सेस करता हूँ तो आप देखोगे इसके पास कुछ क्लास नहीं है, क्लास खाली पड़ी हुई है इसके अंदर, ठीक है। वहीं पे नीचे वाले के अंदर क्लास बॉक्स है, ऊपर वाले के अंदर क्लास बॉक्स है, लेकिन इस वाले div के अंदर there is no class, and then there is this h2 but this div has no class। इसके अंदर सिर्फ एक ही क्लास थी बॉक्स, वो भी हमने हटा दिया। एंड देन अनदर फंक्शन इज अ टॉगल फंक्शन, लेकिन वो आप जब इवेंट देख रहे होंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। इवेंट के टाइम पे हम इस टॉगल फंक्शन को देख रहे होंगे, तो बाय यूजिंग दिस आप कभी दे रहे हो क्लास, कभी नहीं दे रहे हो, कभी दे रहे हो कभी नहीं दे रहे हो, इस तरीके से। लेकिन ये कब दे रहे हो कब नहीं दे रहे हो ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, देखेंगे इसको बाद में। So this is adding a class on runtime. You can add, you can remove or you can toggle a class. उसके बाद क्रिएटिंग एंड अपेंडिंग न्यू HTML एलिमेंट। अभी तक हमने देखा कि ठीक है हमारे पास जो ऑलरेडी HTML था उसके अंदर आप कैसे चेंजेस कर रहे हो। हमने देखा वैसे इनर HTML की हेल्प से कि कैसे आप नए HTML को किसी फर्दर एलिमेंट के अंदर डाल सकते हो, बट देयर इज अनदर वे एज वेल। उसमें क्या था कि आप स्ट्रिंग पास कर रहे थे, जहां पर आप एक नया व्यू बना के किसी और व्यू के अंदर डाल सकते हो। तो बेसिकली आप एक एलिमेंट बनाओगे इधर, एक एलिमेंट आपने बनाया कहीं और किसी और एलिमेंट के अंदर कोई और एलिमेंट आपने कहीं भी डाल दिया। तो इसकी हेल्प से जो हमारा जो ऊपर ये जो ट्री बन रहा है, इस ट्री को आप समझ सकते हो कि इस ट्री के अंदर किसी भी जगह पे कोई भी एलिमेंट डाला जा सकता है। इस H1 के अंदर भी डाल सकते हो, इस A के अंदर भी डाल सकते हो, राइट। किसी भी जगह पे कोई भी एलिमेंट डाला जा सकता है, एंड विल सी जस्ट दैट राइट नाउ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको एक एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो एलिमेंट क्रिएट करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड क्रिएट एलिमेंट। तो यू कैन क्रिएट एन एलिमेंट, और क्या एलिमेंट क्रिएट करना है, p टैग क्रिएट करना है, div टैग क्रिएट करना है, किस टाइप का एलिमेंट क्रिएट करना है, h1 क्रिएट करना है, h2 क्रिएट करना है, वो आप बताओगे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। तो अगर आपको p टैग क्रिएट करना है तो यू जस्ट राइट p, और आपका एक p टैग बन जाएगा इस तरीके से। उसके बाद एक फंक्शन होता है विच इज अपेंड चाइल्ड, जिसकी हेल्प से आप लोग अपेंड कर सकते हो किसी भी एलिमेंट के अंदर किसी दूसरे एलिमेंट को। तो जरा देखते हैं इसको डायनेमिकली। तो सपोज करो मेरे पास शुरुआत में ये सारे सारे इस तरीके से नहीं है, ठीक है। Suppose I don't have any of these things, I only have this container and I'll just remove this image as well. So I only have this container and you can see यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमारा कंटेनर भी हमें नहीं दिख रहा है because कंटेनर को मैंने कोई हाइट नहीं दिया, तो हाइट भी उसकी 0 है, तो nothing is there। अब मैं चाहता हूँ कि रन टाइम पे मैं इसके अंदर सारे सारे एलिमेंट्स को ऐड करूं, जितने भी मेरे बॉक्सेस हैं वो सारे सारे रन टाइम पे डले हैं इसके अंदर। तो व्हाट आई कैन डू इज, सबसे पहले मैंने एक कंटेनर फाइंड कर लिया, तो आई फाइंड दिस कंटेनर बाय यूजिंग गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम मिल रहा है मुझे इससे। अगर मुझे कंटेनर ढूंढना है तो मुझे कंटेनर के आगे 0 लगाना पड़ेगा बेसिकली। एक काम करते हैं, लेट मी कमेंट सम ऑफ दीज थिंग्स। और ठीक है, हम यहाँ पे एक फॉर लूप चलाते हैं। सपोज फॉर let I equals to 0, I less than 10, I plus 10। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस कंटेनर के अंदर मैं 10 डिव डालूं, लेकिन डायनेमिकली डालूं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे डालेंगे। सबसे पहले यू नीड टू क्रिएट दैट बॉक्स, राइट। तो कॉन्स्ट बॉक्स नाम दे रहा हूं मैं इसको, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और आपको एलिमेंट क्या क्रिएट करना है, मेरे को डिव एलिमेंट क्रिएट करना है। तो मेरे पास एक बॉक्स वेरिएबल के अंदर एक डिव एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इस डिव एलिमेंट के पास ना तो अभी विड्थ है, ना अभी हाइट है, कुछ भी नहीं है। तो टू गिव दैट विड्थ एंड हाइट एंड एवरीथिंग, आई हैव दिस क्लास, राइट। I have this box class which will give this height and background and color property to it। तो मैं क्या करूंगा, box dot class list dot add this box, ठीक है। तो मैंने इस बॉक्स के अंदर ये बॉक्स वाली क्लास ऐड कर दिया। तो ये लेट मी जस्ट रीनेम दिस सो दैट कंफ्यूजन ना हो। दिस इज माय बॉक्स एलिमेंट। मेरे बॉक्स एलिमेंट के अंदर मैंने ये बॉक्स क्लास ऐड कर दिया,
और ठीक है, बॉक्स क्लास ऐड हो गई, लेकिन इसको इस कंटेनर में कैसे डाला जाए, तो व्हाट आई डू इज आई राइट कंटेनर। ये कंटेनर क्या है, कंटेनर इज लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, राइट, तो दिस इज नोड लिस्ट। इसके अंदर से अगर आपको पहला एलिमेंट चाहिए विच इज कंटेनर, यू राइट कंटेनर 0, और एल्स यू कैन डू दिस की डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड यू कैन पास इन द आईडी। बट ऐसे भी आप कर सकते हो कि कंटेनर 0 में गए फिर आप और डॉट अपेंड, यू कैन यूज अपेंड और अपेंड चाइल्ड। उसके बाद यहाँ पे हम बॉक्स एलिमेंट को इस तरीके से अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर बॉक्स एलिमेंट को अपेंड कर दिया इस तरीके से। जो मैंने अभी नया नया एलिमेंट बनाया था वो मैंने इस प्रीवियस एलिमेंट के अंदर ऐड कर दिया इस तरीके से। लेट मी रिलोड दिस, और ये ऐड नहीं हुआ है एंड आई डोंट नो व्हाई, लेट्स सी। अपेंड, ठीक है, कंटेनर। अच्छा, कंटेनर के अंदर क्लास नेम कंटेनर होगी, तो बता नहीं रहा। नहीं, अपेंड भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो डल गया। तो इस तरीके से हमारे पास 10 एलिमेंट डल गया, ठीक है। ये जो मेरे 10 चाइल्ड थे, ये मेरे डल गए हैं। कैसे डाले, ये पहले तो नहीं डाले थे, यहाँ पर तो हमने नहीं डाले, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पर मेरे पास एक भी डिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास वो 10 डिव आ गए हैं। वो 10 डिव कहाँ से आए हैं, वो यहाँ से आए हैं। ये जो हमने फॉर लूप चलाया 10 बार, इसकी हेल्प से हमारे पास 10 डिव आ गए हैं। तो अब इन डिव्स के अंदर आप लोग फर्दर और भी स्टाइलिंग दे सकते थे। आपके मन में जो भी स्टाइलिंग आ रही है वो दे सकते हैं। इवन इन डिव्स के अंदर और अगर आपको कोई और एलिमेंट डालना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो, और वो एलिमेंट आप इन फर्दर डिव्स के अंदर भी और एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। तो इस टाइप की चीजें डायनेमिकली करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं अपेंड का, ठीक है। अगर अभी यहाँ पर किसी को कोई इश्यू है तो मेरे को बताओ। पैसा बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हो गया बताओ, क्या इश्यू है? हाउ टू ऐड स्टाइल अभी देखेंगे। ऐड स्टाइल इज द नेक्स्ट टॉपिक, चेंजिंग एचटीएमएल स्टाइल इज द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अभी हम देख रहे होंगे। क्रिएट एलिमेंट रिपीट, देखो मैं यहाँ पर एक एक बार सब कुछ रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, लेट्स रिपीट एवरीथिंग अगेन, सारा का सारा ही, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। पहली बार देख रहे हो तो इट्स ऑब्वियस कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पहली बार देख रहे हो तो इट्स ऑब्वियस कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन ऐसा है कि समझने का ट्राई करो थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद दोबारा देखना ही है इस क्लास को, जो भी रिकॉर्डिंग मिलती है दोबारा देखना है इस क्लास को। लेकिन पहली बारी में ये समझना करो कि ठीक है यार, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अभी तक तो आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, तो अगर मैं पहली बार बता रहा हूँ तो शायद ये लगे कि पहली बार पहली क्लास में ये समझने का ट्राई करो अच्छा ऐसा कुछ होता है। एंड सेकंड जब दोबारा देखो या दोबारा कभी देखो तो लगे कि अच्छा ठीक है, ये इस तरीके से होता है। बात समझ में आ रही है? बट लेट मी रिपीट अगेन। तो सबसे पहले, जब भी आप एक HTML बनाते हो ना, जब भी आप एक HTML पेज बनाते हो, तो आई एम रिपीटिंग, एक बार बहुत ही क्विक ओवरव्यू देता हूँ कि जब भी आप कोई HTML बनाते हो, पेज बनाते हो, तो उसका एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है जावास्क्रिप्ट का भी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का वो ऑब्जेक्ट बनना जरूरी है सो दैट उसके अंदर आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर सको डायनेमिकली। तो ऐसा कुछ बन जाता है कि एक ट्री टाइप का फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये ट्री जो होता है, अगर आपको डीएसए के अंदर ट्री पता है तो आपको आसानी होगी कि आपके पास बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट नोड बन गई हैं, जैसे ट्री के अंदर नोड होती है, और उस नोड के पास अपने चिल्ड्रन है, एक नोड के पास अपने चिल्ड्रन है, तो इसके पास 2 चिल्ड्रन हैं, इसके पास एक चिल्ड्रन है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से नोड क्लास एंड ट्री सा फॉर्म हो जाता है। अब इस ट्री की हेल्प से आप लोग किसी भी एलिमेंट को कहीं भी चेंज कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। इस ट्री की हेल्प से आप लोग स्टाइलिंग कर सकते हो और रन टाइम पर चीजें ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो जो भी चीजें करनी है डायनेमिकली, पूरा का पूरा पेज आप चेंज कर सकते हो डायनेमिकली। तो जो index.html है उसके अंदर अगर चीजें नहीं भी हैं शुरुआत में, तो भी वो डायनेमिकली डलती जाएंगी चीजें अपने आप ही रन टाइम पे, ठीक है। तो वो कैसे होता है, तो उसके लिए सबसे पहले एलिमेंट को फाइंड करना जरूरी है कि आपको किस एलिमेंट के अंदर कोई फर्दर एलिमेंट डालना है। मेरे को सपोज करो बॉडी के अंदर डालना है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि कंटेनर के अंदर बॉक्सेस डालने थे मुझे, राइट। तो वो आप कर सकते हो। आपने पहले कंटेनर को फाइंड किया कि ये मुझे कंटेनर मिल गया, और इस कंटेनर के अंदर मुझे जो चाइल्ड डालने हैं वो मैंने चाइल्ड बनाए और डालते गया मैं। तो वो चीजें कैसे कर पा रहा था मैं, अब जरा समझते हैं। सबसे पहले तो
फाइंड करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं हमारे पास। आप को जो यूज करने चाहिए मोस्टली वो होते हैं आपके बाय आईडी और बाय क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी ये यूज करते हैं हम ज्यादातर। बट यू ऑल्सो हैव गेट एलिमेंट बाय टैग नेम एंड गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। कैसे काम करते हैं मैंने आपको बता दिया है पहले ही, कि आप कोई भी आईडी डालोगे और उस आईडी का अगर कुछ भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा तो वो आपको मिल जाएगा। अगर एक और चीज, अगर आपको वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है उस आईडी का कोई भी, तो आपको नल मिल जाएगा फिर, ठीक है। नल मिलेगा, नल वैल्यू रिसीव होगी, उसके अंदर फिर आप फर्दर कुछ चीजें कर नहीं सकते क्योंकि नल है वो। तो इस तरीके से हम कोई भी एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं इस पूरे के पूरे ट्री के अंदर। ऑलराइट, तो दैट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई डोंट थिंक इस चीज के अंदर किसी को भी कोई भी डाउट होगा। क्या किसी को फाइंड करने वाले सेक्शन में डाउट है कि फाइंड कैसे हो रहा है डॉक्यूमेंट? अगर डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दो। सिर्फ फाइंड वाले सेक्शन के अंदर कि आप कैसे एचटीएमएल एलिमेंट फाइंड कर रहे हो। कंटेनर जीरो क्यों लिखा बता दूंगा, ठीक है। तो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एन एलिमेंट। फाइंडिंग बाय आईडी, फाइंडिंग बाय टैग नेम, फाइंडिंग बाय क्लास नेम। ये कैसे याद होंगे भैया, मुझे याद नहीं हो रहे, धीरे धीरे करते रहोगे यूज, अपने आप याद होते रहेंगे, ठीक है। डोंट वरी। अब जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर मूव कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे जिनके अंदर हम ऐसे फाइंड कर रहे होंगे, चीजें अपडेट कर रहे होंगे, तो धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। बाकी ट्राई करो याद हो जाए। उसके बाद आपके पास है एलिमेंट को चेंज करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके, ठीक है, जिनसे आप एलिमेंट जो फाइंड किया है उसके अंदर की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सको, उसके अंदर फर्दर और एलिमेंट ऐड कर सको एंड सो ऑन। तो वन इज दिस इनर एचटीएमएल। और इस इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी की हेल्प से आप लोग किसी भी एलिमेंट के अंदर, जो भी अभी आपने फाइंड किया एलिमेंट, उस एलिमेंट के अंदर आप फर्दर एचटीएमएल को और डाल सकते हो, ठीक है। और ये लेता है एक स्ट्रिंग, तो इसके अंदर आप एक स्ट्रिंग पास कर सकते हो, और वो स्ट्रिंग जो है अगर एक वैलिड एचटीएमएल है तो वो वैलिड एचटीएमएल की तरह डल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देखा था, व्हेन आई डिड दिस, मैंने क्या किया, बॉक्स टू के अंदर गया मैं, और पहले तो मैंने बॉक्स टू फाइंड किया। बॉक्स टू मिलेगा कैसे? बॉक्स टू मुझे मिला इस तरीके से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें मैंने बॉक्स टू की आईडी डाल दी तो मुझे बॉक्स टू मिल गया, ठीक है। बॉक्स टू मिल गया तो मैं इस बॉक्स टू के अंदर की ये वाली प्रॉपर्टी चेंज कर सकता हूँ, विच इज इनर एचटीएमएल। ये इनर एचटीएमएल कहां से आया भैया? हमने तो कहीं लिखा ही नहीं था कभी भी इनर एचटीएमएल। यही तो खास बात है डॉम की, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की, कि ये सभी एलिमेंट्स जो बनाता है उनको कुछ कुछ प्रॉपर्टी भी दे देता है। तो इनर एचटीएमएल भी उनमें से एक प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से आप लोग उसके अंदर की एचटीएमएल को चेंज कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे एक वैलिड एचटीएमएल स्ट्रिंग लिखी है तो वो एक वैलिड एचटीएमएल स्ट्रिंग आपको इन्फ्लेट होकर दिख जाएगी आपके जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल के अंदर। तो एक्चुअली क्या हो रहा होगा ना कि यहाँ पर अगर इफ आई क्रिएट दिस बैक, अगर मैं यहाँ पे वापस ये सारी चीजें डाल दूं और इफ आई जस्ट रिमूव दिस, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये बॉक्स टू के अंदर ये सब चीजें डल गई है। बॉक्स टू के अंदर एक्चुअली यहाँ पर HTML डला है, ठीक है। ये HTML इसके अंदर रन टाइम पर डला है। ये वाला HTML हमने पहले नहीं लिखा था, ये HTML डाला गया इसके अंदर। HTML कहाँ से आया भैया? ये HTML हमने ही लिखा था यहाँ पे कि एक div बनाओ, div के अंदर एक h2 बनाओ और इसके अंदर ये दिस इज h2 लिखो, ठीक है। तो ये इनर HTML की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट अप वी हैव एट्रीब्यूट चेंज करने की भी पावर होती है हमारे पास, ठीक है। तो हम किसी भी एट्रीब्यूट को भी चेंज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफन आप इसको ये नहीं देख रहोगे, ठीक है। बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हम ऐसे कि एट्रीब्यूट को चेंज कर रहे हैं। मेनली एट्रीब्यूट्स को चेंज ना करके हम प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। बेसिकली स्टाइलिंग को चेंज कर देते हैं, स्टाइल से भी हमें इफेक्ट मिल जाते हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कभी एट्रीब्यूट को चेंज करना हो तो एट्रीब्यूट आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो इस तरीके से। तो एट्रीब्यूट का आपने नाम लिखा और आपने एट्रीब्यूट चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने जो इमेज बनाई थी यहाँ पे, आपको याद होगा, दिस इज द इमेज, और इमेज के पास बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं। दिस आईडी इज एन एट्रीब्यूट, दिस विड्थ इज एन एट्रीब्यूट, सोर्स इज एन एट्रीब्यूट, इवन ऑल्ट इज एन एट्रीब्यूट। तो मे बी कभी आपको ऑल्ट को चेंज करना है तो ऑल्ट को आपने चेंज कर दिया बाद में जाकर, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, पहले आपने उस इमेज को ढूंढा, इमेज को ढूंढने के लिए आपने यूज किया दिस गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर आपने माई इमेज वाली आईडी डाल दी। उसके बाद आपने जैसे यहाँ पर सोर्स चेंज कर दिया इसका, सिमिलरली सोर्स चेंज करने के बाद आप हो सकता है इसके अंदर इसका ऑल्ट चेंज करना चाहो तो ऑल्ट क्या रिप्रेजेंट करता है मुझे कोई बताएगा? दिस इज अ डमी इमेज, राइट।
तो बेसिकली ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट की कभी अगर ये इमेज काम नहीं करती है, कभी ये इमेज आपने अगर गलत डाल दिया, तो उस टाइम पर क्या लिखा आना चाहिए, तो ये लिखा जाएगा उधर। ठीक है, तो कभी ये इमेज नहीं मिली आपको, या इमेज का यूआरएल गलत है, या फिर इमेज डाउनलोड नहीं हो पाई किसी भी रीजन की वजह से, तो उस जगह पे ये ऑल टेक्स्ट लिखा आएगा। तो ये ऑल टेक्स्ट कहां से आया? ये ऑल टेक्स्ट हमने रन टाइम पे इस तरीके से दिया है, बाय चेंजिंग द एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। अगर यहाँ पे इमेज डाल देंगे सोर्स, तो यहाँ पर सोर्स चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रन टाइम पे सोर्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, और जब इवेंट हम देख रहे होंगे ना अभी फर्दर, तो आप देखोगे कि अच्छा क्यों ऐसा कर रहे थे। ठीक है तो वहां पे मे भी ज्यादा अच्छे से सेंस बनाए। और एपीआई कॉल करते टाइम जब फैच एपीआई कॉल कर रहे होंगे, तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि ठीक है, आपने कहीं से डेटा मंगाया और उस डेटा को आपको दिखाना है, एक लिस्ट की तरह दिखाना है। तो आप इस तरीके से नए नए एलिमेंट बना बना के उनके अंदर प्रॉपर्टीज को चेंज कर करके आप ऐसे लिस्ट के अंदर डेटा को शो कर दे रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के ऊपर फीड आ रही है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम के ऊपर सारी सारी फीड तो होती नहीं है, पहले से नेट से डाउनलोड होकर आती है, राइट। तो नेट से क्या होता है, एक एपीआई कॉल होती है और वहां से डेटा आता है आपके पास। और वो डेटा के अंदर होता है कि अच्छा ये इस फीड का टाइटल है, इस फीड का डिस्क्रिप्शन है, इस फीड की इमेज है, इस फीड के कमेंट्स हैं। वो सारा डेटा आता है और वो सारा डेटा रन टाइम पे इस तरीके से डिव्स के अंदर डल रहा होता है, और वो फिर डिव आपके मेन फीड के अंदर डल जाते हैं। ठीक है, तो वो सारा कमाल इन चीजों से हो पाता है कि आप कोई डॉम एक्सेस कर पा रहे हो, उस डॉम को फिर आप चेंज कर पा रहे हो। तो आप क्या क्या चेंज कर पा रहे हो? आप इनर एचटीएमएल चेंज कर पा रहे हो, आप एट्रीब्यूट चेंज कर पा रहे हो, इवन यू कैन ऐड क्लास। तो अगर आपको क्लास ऐड करनी है, जैसे यहाँ पर ये क्लासेस भी है ना, बॉक्स क्लास है, इवन ये फैंसी क्लास है, तो ऐसे आप क्लासेस बनाओ यहाँ पे। ठीक है, पहले क्लास बनाना जरूरी है उसके लिए कि आपने क्लास बना ली और आप ऐसे क्लास ऐड कर पा रहे हो उसके अंदर। तो मैंने फैंसी क्लास बनाई। फैंसी क्लास ऐड करने के लिए मेरे पास क्या तरीका है, मैंने पहले वो बॉक्स एक्सेस किया बाय आईडी करके या बाय सिलेक्टर करके, कुछ भी करके आपने बॉक्स एक्सेस किया। उसके बाद उसकी क्लास लिस्ट के अंदर, ठीक है, तो उसके पास एक क्लास लिस्ट करके प्रॉपर्टी होती है जिससे आपको उसकी सारी सारी क्लासेस मिल जाती हैं। और उसके अंदर आपने ये एक नया क्लास डाल दिया विच इज फैंसी। तो अब इस बॉक्स की क्लास के अंदर, क्लास लिस्ट के अंदर दो क्लासेस हैं, एक तो बॉक्स क्लास है और एक फैंसी क्लास है। इवन यू कैन console.log दिस बॉक्स 2 की क्लास को कि क्या क्या है इसके अंदर। तो आप देखेंगे कि हमारे पास दो हैं, एक तो बॉक्स है और एक फैंसी है। ठीक है, और वैल्यू है इसकी बॉक्स फैंसी। तो ये दो क्लास लिस्ट के अंदर दो क्लासेस आ गई हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब आप करते हो बाय सेलेक्टर या फिर बाय बाय नेम, क्लास नेम, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे कि अगर बाय बाय टैग नेम किया आपने, तो आपके पास बहुत सारे डिव्स आ जाएंगे। इसीलिए उन डिव्स के अंदर अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर डिव को एक्सेस करना है, तो यू यूज, जैसे एरे के अंदर नहीं करते थे, एक एरे आपने एक्सेस किया, उस एरे के अगर किसी फोर्थ एलिमेंट को मुझे चेंज करना है, तो मैं उसकी फोर्थ इंडेक्स को पकड़ूंगा, उस फोर्थ इंडेक्स को चेंज कर पाऊंगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी समझ लो कि यहाँ पे आपको एक एरे मिल गया है, और डिव्स के अंदर अगर मुझे किसी भी एरे की प्रॉपर्टी को चेंज करना है, सपोज करो मुझे थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो div 3 लिखा मैंने, मतलब थर्ड इंडेक्स के एलिमेंट को अगर मुझे एक्सेस करना है तो div 3 लिखा। उसके बाद उस div 3 के अंदर जो भी मुझे प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल इसकी अगर मुझे इनर एचटीएमएल चेंज करनी है, फिर इसके अंदर से क्लास लिस्ट मुझे चेंज करनी है, इस तरीके से मैं अब div 3 वाले एलिमेंट की क्लास को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पे कंटेनर के आगे जीरो लगाया था। किसी ने पूछा था कंटेनर जीरो क्यों किया था भैया, क्योंकि कंटेनर को अगर आप कंसोल लॉग करोगे तो आपको एक कंटेनर नहीं मिलेगा, what you will get is a list of container। तो अगर मैं करता हूं get element by class name, तो get elements लिखा हुआ है यहाँ पर, गौर से पढ़ोगे, लिखा है यहाँ पे get elements। तो ये फंक्शन करता क्या है, ये फंक्शन वो सारे एलिमेंट्स लाके देता है जिसकी क्लास कंटेनर है। आप बोलोगे भैया एक ही क्लास है जिसका क्लास कंटेनर है, एक ही एलिमेंट है जिसकी क्लास कंटेनर है, तो फिर भी वो एक एरे लाके देगा जिसके अंदर एक एलिमेंट है बस। ठीक है, तो अगर हम इसे कंसोल लॉग करते हैं तो यू विल सी कि हमें यहाँ पर एक HTML कलेक्शन मिला है जिसकी लेंथ एक है, मतलब एक एरे मिला है जिसकी लेंथ एक है, उसके अंदर एक एलिमेंट है बस, विच इज दिस div। ठीक है, विच इज दिस div। तो अगर आपको इसको इसका जीरोथ पोजीशन वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू यूज दिस कंटेनर जीरो। तो इससे मेरा जीरोथ इंडेक्स वाला एलिमेंट एक्सेस हो रहा होगा। और अब आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ div डॉट कंटेनर लिखा आ रहा है, पूरी की पूरी लिस्ट नहीं लिखी आ रही, क्योंकि अब मैं जीरोथ इंडेक्स में जो एलिमेंट है सिर्फ वो एक्सेस कर रहा हूँ।
तो बाकी अब इसको जाके यार बहुत ज्यादा यूज करना है, अलग अलग जगहों पे जो असाइनमेंट्स हैं वो कर रहे हैं। इवन अभी थोड़ा सा क्लास के अंदर सब्र बना के चलो तो आपको और चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो हो सकता है कोई चीज अभी मिस हो जाए लेकिन वो बाद में, क्योंकि चीजें रिपीट हो रही हैं बहुत बार, तो मे भी बाद में वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है भैया, क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में क्या अंतर है? तो एक ही छोटा सा अंतर है क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल के अंदर, कि जब आप क्वेरी सिलेक्टेड करते हो तो उस क्वेरी से रिलेटेड जो भी पहला एलिमेंट होता है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो वो जब वो ट्री के अंदर वो ढूंढेगा सबसे टॉप टू बॉटम, तो उसको जो पहला एलिमेंट मिल जाएगा विच सेटिस्फाइज दैट क्वेरी, वो आपको क्वेरी सिलेक्टर से मिलता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं जितने भी सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारे सारे मिल जाए, तो यू यूज क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल रिटर्न्स एन एरे ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन वहीं पर जो क्वेरी सिलेक्टर है वो सिर्फ एक एलिमेंट ला के देता है जो कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है। एपीआई कब पढ़ेंगे? अभी नहीं, लेकिन पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर प्रोमिसेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एपीआई पढ़ेंगे। ठीक है, तो मे बी नेक्स्ट फ्राइडे को। सर जी थोड़ा धीरे समझाओ। मैं अपनी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ जैसे मेरे को ठीक लग रहा है। अगर आपको धीरे पढ़ना है तो आप अभी कम स्पीड पर जैसे ही पढ़ रहे हो, आप इवन पीछे जा के पढ़ते रहो वीडियो के अंदर, और बाद में मे बी दोबारा देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी स्पीड के लोग हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता मैं बहुत ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ। मुझे लगता है कि सारे सारे इजी कंसेप्ट हैं, अगर हम थोड़ा ध्यान लगा के देखें सारी चीजों को तो सारी चीजें दिमाग में घुसेंगी पहली बार में। ठीक है, दीज आर नॉट वेरी हार्ड कंसेप्ट अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी हैं एटलीस्ट। अभी तो आएंगी चीजें थोड़ी थोड़ी जो अच्छी हैं, लेकिन अगेन नथिंग इज हार्ड। मेरे को ये पता है, ये पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट कोर्स है जो कि कुछ भी कंप्यूटर साइंस की डिग्री की जरूरत नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक डिग्री होनी चाहिए या फिर ऐसा हमें स्टूडेंट होना चाहिए, नहीं। ऐसी चीजें हैं इसके अंदर जो कि आराम से कोई भी समझ सकता है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबको एक लॉजिक की तरह समझना है कि ठीक है ये चीज लिखी है तो इसका ये इसके पीछे ये लॉजिक होगा, ये चीज लिखी है तो इसके पीछे ये लॉजिक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट HTML के स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो या एक तरीका तो ये था कि क्लास चेंज करके आप इसके अंदर क्लास डाल दो, और इस क्लास के अंदर जो भी स्टाइल होंगे आप उस तरीके से वो स्टाइल एक्सेस कर लोगे। और यही सबसे ज्यादा बार आप यूज कर रहे होगे कि अगर आपको किसी बॉक्स का स्टाइल चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि ये जो बॉक्स जिसको मैंने फैंसी दिया है, मे बी इसका बॉर्डर रेडियस आपने चेंज कर दिया तो लेट्स से 50%। तो ये क्या होगा, ये जो फैंसी बॉक्स है दिस विल नाउ बिकम अ सर्कल, क्योंकि इसका बॉर्डर रेडियस 50% कर दिया है। तो आप देखोगे कि ये सर्कल बन चुका है। तो एक तरीका तो ये था कि आपने क्लास लगा दी इसके अंदर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो बॉक्स 4 के अंदर फैंसी क्लास लिखी है, इसलिए मेरा बॉक्स 4 जो है वो ऐसे सर्कल बन गया है। और बॉक्स 2 मेरा सर्कल क्यों बना है, क्योंकि मैंने बॉक्स 2 के अंदर रन टाइम पे क्लास दी है फैंसी। एक तरीका तो ये है, बट एक तरीका और है कि आप ऐसे इसके अंदर क्लासेस ना पास करो। ठीक है, एक ऐसे क्लास ना दो, आप इसकी स्टाइल प्रॉपर्टी को चेंज करो। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे बॉक्स 2 के अंदर कुछ अलग प्रॉपर्टीज चाहना स्टाइल की, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? आई विल यूज बॉक्स 2 डॉट स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट होता है, तो जैसे आप कोई भी एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हो वैसे आप लोग स्टाइल एट्रीब्यूट भी चेंज कर सकते हो। और स्टाइल एट्रीब्यूट के पास सारी सारी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस। तो स्टाइल के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, वो जो भी हमने स्टाइल के अंदर प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ी थी CSS के अंदर, वो सब की सब आप लोग यहाँ पर आप उसकी मॉडिफाई कर सकते हो। तो यू कैन राइट box 2 डॉट स्टाइल डॉट लेट्स से बॉर्डर रेडियस, border radius equals to let's say 50%। तो ये मेरा बॉक्स 2 का बॉर्डर रेडियस यहाँ पर चेंज हो चुका है, देख रहे हो 50% हो चुका है। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली ये है कि स्टाइल के अंदर जब आप लिखते हो बॉर्डर रेडियस, तो यहाँ पर आप लिख रहे हो कैमल केस। ठीक है, दिस इज कैमल केस while दिस इज व्हाट डू यू कॉल इट, कबाब केस। कबाब केस होता है, क्या होता है ये, नॉट श्योर। कैमल केस, हाँ कबाब केस। तो जो चीज आप CSS के अंदर ऐसे कबाब केस में लिख रहे थे, विच इज दिस, के बॉर्डर के बाद आपने हाइफन लगाया एंड देन रेडियस लिखा, लेकिन सब कुछ स्मॉल स्मॉल लेटर में लिख रहे हो। सेम चीज आप यहाँ पे कर रहे हो बॉर्डर के बाद, लेकिन हाइफन के बाद जो आर है वो कैपिटल होगा, लाइक इन
कैमल केस, ठीक है। तो कैमल केस में क्या होता है कि वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होता है और जितने भी आगे वर्ड आते रहते हैं उन सब का ये ऐसे बड़ा होते आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्सेस करना होता कॉलम टेम्पलेट, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है, तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स इस तरीके से। तो ग्रिड का जी छोटा, उसके बाद टेम्पलेट का टी बड़ा और कॉलम्स का सी बड़ा, ठीक है। तो दिस इज योर कैमल केस। ये हमारा बॉर्डर रेडियस है। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं या फिर वेरिएबल आप डिफाइन करोगे, उनके जो आइडेंटिफायर होते हैं या फिर जो फंक्शन होते हैं इवन, उनको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि कैमल केस तरीका होता है। तो वही तरीका यहाँ भी फॉलो हो रहा है। ये सारी जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टीज भी उसी तरीके से लिखी गई हैं कैमल केस वाले तरीके को फॉलो करते हुए। तो यू कैन राइट दिस लाइक दिस and you can change other properties like box2.style background color। इस तरीके से बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हो और यहाँ पे आप कुछ भी कलर की प्रॉपर्टी डाल सकते हो, RGB, हैशटैग वगैरह कुछ भी। इवन आपके जो कलर होते हैं लेट्स से ब्राउन, नेम्ड कलर जो होते हैं, तो आप इस तरीके से नेम्ड कलर भी चेंज कर सकते हो और वो सब के सब आप इस तरीके से चेंज कर पा रहे हो। तो आप रन टाइम पर स्टाइल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो, जो भी आपकी स्टाइल है। बस याद रखना कि वहां कबाब केस था, CSS के अंदर जावास्क्रिप्ट में आते ही कैमल केस बन जाएगा, ठीक है। सीख कबाब नहीं है ये। ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से आप लोग HTML के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर हम अब एक थोड़ा सा विश्राम लेंगे, 10:01 हो रहे हैं और अब हम नेक्स्ट सेक्शन मूव करेंगे विच इज इवेंट्स, ठीक है। और इवेंट्स के अंदर अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं विच इज चेंजिंग स्टाइल, चेंजिंग क्लासेस एंड सो ऑन, इन सबको हम थोड़ा एक्शन में देख रहे होंगे, ठीक है। तो 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कबाब एंड कैमल भैया। तो यार देखो मैं बताता हूँ दोबारा से। आपने देखा होगा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस के अंदर बॉर्डर लिखा हुआ है और रेडियस लिखा हुआ है, लेकिन दीज आर स्मॉल केस लेटर्स और बीच में एक हाइफन लगा हुआ है। सेम यही लिखना है हमें बॉर्डर रेडियस, लेकिन हाइफन को हटा के और जो आर है उसका आर कैपिटल रखना है बस, तो वही चीज हो जाएगी आपकी, ठीक है। बॉर्डर रेडियस आप देखो, बॉर्डर रेडियस लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, ऐसे नहीं लिखना बॉर्डर रेडियस, ये नहीं मिलेगा आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है ऐसे, ये आर हो जाएगा कैपिटल और हाइफन जितने भी होंगे सब हट जाएंगे। अगर आपने सपोज करो ग्रिड बना रखा होता तो ग्रिड के अंदर क्या होता है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर वो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको डिफाइन करना है किसी की ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, तो व्हाट यू विल डू इज, पहले तो ये हाइफन के बाद वाला जो लेटर है उसे कैपिटल करोगे, हाइफन को हटाओगे, हाइफन के बाद वाले लेटर को कैपिटल करोगे और हाइफन को हटाओगे। अब ये हो सकता है मिल जाए आपको, ये मिल ही जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैमल केस एंड कबाब केस। दिस इज कैमल केस। कैमल केस क्यों बोलते हैं, मे बी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैमल का नहीं होता वो हम्प वाला कैमल, मे बी, पता नहीं, शायद यही हो रीजन, और क्या रीजन होगा। एंड व्हाई डू दे कॉल दैट कबाब, सो दैट, क्योंकि वो सीख कबाब के अंदर वर्ड्स हैं, बीच में सीख है एंड देन वर्ड्स एंड देन सीख है, शायद इसलिए बोलते हैं कबाब, आई डोंट नो। ठीक है, लेट्स मूव टू द इवेंट लिसनर्स। तो सपोज करो आप कोई क्लिक इवेंट एक्सेस करना चाहते हो या फिर कोई स्क्रॉल इवेंट एक्सेस करना चाहते हो।
बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इवेंट होते हैं। इवेंट क्या होते हैं भैया? तो इवेंट्स कुछ यूजर जनरेटेड इवेंट होते हैं, जैसे कि आप किसी माउस को कहीं से कहीं लेके जा रहे हो, तो आपने एक इवेंट ट्रिगर किया है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आप पेज पे कुछ करते हो ना, कहीं से कहीं आपने किसी पेज पे कहीं भी क्लिक किया, यू जनरेटेड एन इवेंट, ठीक है? वो ब्राउजर उस इवेंट को इंटरसेप्ट करता है और आपके पेज को लाके देता है, डॉक्यूमेंट को लाके देता है। फिर वो डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसे किस तरीके से उसे हैंडल करना है, ठीक है? तो आप कहीं भी क्लिक करते हो, किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करते हो, क्लिक किया या फिर कहीं पे आपने हवर किया बस, या फिर कहीं पे आपने स्क्रॉल किया, कुछ भी आप कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग एन इवेंट। और वो इवेंट आप कैसे यूज करते हो वो हैंडल हम करना सीखेंगे अब, ठीक है? तो उसके लिए आप इवेंट लिसनर लगाते हो, क्योंकि इवेंट तो हुए जा रहे हैं लेकिन आपको इवेंट को सुनना पड़ेगा, ठीक है? आप क्लिक तो कहीं भी कर दे रहे हो, लेकिन क्लिक को सुनना पड़ेगा आपको, तभी आप उस क्लिक के होने पे कुछ काम कर सकते हो, ठीक है? तो यू हैव इवेंट लिसनर्स फॉर दैट। और इवेंट लिसन करने के लिए हम देखते हैं किस तरीके से इवेंट काम करता है। तो यहाँ पे लिखा है, इवेंट अलाउज यू टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड दैट रिएक्ट टू सर्टेन सिचुएशंस। एग्जांपल्स ऑफ इवेंट इंक्लूड द यूजर क्लिक्स द माउस बटन, द वेब पेज इज लोडिंग। इवन जब आपका वेब पेज लोड हो रहा है तो आपको कोई इवेंट चाहिए, और जब पेज लोड हो गया, खत्म हो गया लोड होना, तब आपको कोई इवेंट चाहिए। अ फॉर्म इज बीइंग चेंज, अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो और आप फॉर्म के अंदर कुछ चीजें चेंज कर रहे हो, तब आपको इवेंट ट्रिगर करना है। बहुत सारे इवेंट होते हैं और देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ इवेंट्स। एक बार ऐसा करते हैं, मूव करने से पहले लेट्स सी दैट लिस्ट ऑफ इवेंट्स, ठीक है? तो दीज आर ऑल द इवेंट्स की यहाँ पे बता रखा है कि इस इवेंट का नाम क्या है, कैसे यूज होगा, इस पर क्लिक करके हम पढ़ सकते हैं। एंड देन दिस इज द डिस्क्रिप्शन कि द इवेंट अकर्स व्हेन द लोडिंग ऑफ अ मीडिया इज अबॉर्टेड। या फिर क्लिक इवेंट जो आप मोस्ट प्रॉब्ली देख रहे होगे सबसे ज्यादा बार, कि क्लिक द इवेंट अकर्स व्हेन द यूजर क्लिक ऑन एन एलिमेंट। ड्रैग द इवेंट अकर्स व्हेन एलिमेंट इज बीइंग ड्रैग्ड, ठीक है? ड्रॉप एरर द इवेंट अकर्स व्हेन एरर occurs while loading an external file। और बहुत सारे इनपुट, the event occurs when input gets element gets user input। कोई बटन वगैरह हम दबाते तो की डाउन इवेंट अकर होता है उस टाइम पे। तो इन सारे इवेंट को हम कैप्चर कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे अब कैसे उन इवेंट को कैप्चर कर सकते हैं, मतलब कैसे उन इवेंट को हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं बेसिकली, जिनके होने पे फिर हम कुछ काम कर सकें। कहीं पे माउस ओवर गया, माउस अप गया, माउस व्हील ऑफलाइन जब आपका पेज हुआ, तब भी एक इवेंट अकर होगा। द इवेंट अकर्स व्हेन द ब्राउजर स्टार्ट्स टू वर्क ऑफलाइन। तो आपने देखा होगा कुछ कुछ वेबसाइट के अंदर जब आप ऑफलाइन जाते हो तो एक मे बी वो एक कुछ दिखा देते हैं कि दिस इज नाउ ऑफलाइन, या कुछ भी चेंज कर देते हैं, तो वो इस इवेंट की वजह से कर पाते हैं। वापस आप ऑनलाइन आते हो तो फिर वो बताते हैं कि ठीक है, यू आर नाउ ऑनलाइन एंड सो ऑन। तो ये सारे इवेंट्स आपके चल रहे होते हैं। हाँ, देख लो कितने सारे इवेंट है। और टच वगैरह के अलग इवेंट होते हैं कि आपको अगर फोन के अंदर इवेंट चाहिए, तो फोन के अंदर तो हम सिर्फ टच कर रहे होते हैं ब्राउजर के ऊपर, तो वो वाले हमें इवेंट्स ही मिल सकते हैं व्हेन यू यूज टच। तो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स, और ये इवेंट्स हम कैसे इंटरसेप्ट करेंगे, विल लर्न अबाउट दैट, ठीक है? तो आई थिंक इवेंट का बेसिक समझ में आया कि ठीक है, इवेंट का मतलब क्या है, एंड लेट्स सी नाउ हाउ टू यूज दैट इवेंट। So how to use event listeners? As the name suggests, the event listener listens for event and gets triggered when an event occurs. So for that we have this function that is called add event listener। तो आप ये event listener किसी भी element के अंदर डाल सकते हो। तो एक काम करते हैं, let me make another new file in desktop.html, new file, events.js। अगेन एक काम करते हैं, बस कंटेनर के अंदर ना बस कुछ बॉक्स, एक बॉक्स बनाते हैं फिलहाल के लिए, सिर्फ एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है? नहीं बनेगा, तरीके से बनेगा। और इसको स्टाइलिंग देने के लिए आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस स्टाइल। फैंसी हटा देते हैं यहाँ से, और इसको हटाते हैं, एंड लेट्स ऐड event.js here एंड लेट्स ऐड दिस here। अच्छा, तो एक बार मैं बता रहा था आपको कि आप चाहो तो इसको हेड में भी लिख सकते हो। हेड में ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर आप हेड में पहले लिखोगे तो आपको वो चीजें मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि हेड में वो लोड ही नहीं हुई होंगी चीजें। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि स्क्रिप्ट सोर्स, और यहाँ पे अगर मैंने लिखा events.js, और अब मैं अगर मान लो अपने इवेंट के अंदर एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ दिस कंटेनर या दिस बॉक्स, ठीक है?
वो मिलेगा ही नहीं उसको, क्यों नहीं मिलेगा देखते हैं। const box equals to document dot get element by id and id is, शायद id नहीं दे रही उसको, मैं id दे देता हूँ सबको। पिनर आईडी और बॉक्स आईडी देती मैंने इनको, ठीक है। तो मैं ये गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहा हूँ बॉक्स, और लेट्स से जस्ट इसको कंसोल लॉग करते हैं। लेट्स लॉग दिस बॉक्स। बहुत ज्यादा चीज चेंज नहीं की है, बस मैं एक कंटेनर ढूंढ रहा हूँ जिसकी ये आईडी है, उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। लेट्स रन दिस। ठीक है, तो ये तो हमारा लोड हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे आए अपने कंसोल में तो यू सी नल। ठीक है, यहाँ पर नल प्रिंट हो रहा है। नल क्यों प्रिंट हो रहा है भैया? तो नल बेसिकली से प्रिंट हो रहा है क्योंकि इसको मिला नहीं शुरुआत में। हुआ क्या यहाँ पे कि आपने स्क्रिप्ट तो लोड कर दी, सबसे पहले आपका हेड लोड होता है, राइट? आपने जब कोई पेज डाउनलोड किया तो आपका हेड के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो लोड होती हैं। तो आपने स्क्रिप्ट तो डाउनलोड कर ली, और स्क्रिप्ट के अंदर फिर चीजें रन भी होनी स्टार्ट हो गई। स्क्रिप्ट के अंदर उन्होंने ढूंढा बॉक्स को, बॉक्स ढूंढा उन्होंने एलिमेंट बाय आईडी करके, लेकिन वो बॉक्स मिलेगा ही नहीं क्योंकि बॉडी तो अभी तक एग्जीक्यूट होना स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि यू यूज दिस, कि इसको सबसे एंड में लिखो, कि जब सारे सारे बॉडी के अंदर एलिमेंट वगैरह मिल जाए उसे तब करो। अब देखोगे तो नल नहीं मिलेगा, अब उसको एलिमेंट मिल रहा है वो प्रॉपर। पहले नहीं मिल रहा था, पहले नल मिल रहा था क्योंकि पहले वो लोड ही नहीं हो पाया था। लेकिन आप एक और काम कर सकते हो विच इज दिस, कि आप लिखोगे तो हेड में ही, तो यहाँ पे तो नल मिल रहा है, बट यू कैन डू दिस कि यहाँ पे आप लिखोगे डेफर। तो डेफर लिखने से क्या होता है कि आपका ये जो पेज है वो पहले पेज को लोड करेगा, उसके बाद इस जावास्क्रिप्ट को लोड करेगा। ठीक है, तो ये डेफर लिखने से ये जो फाइल है event.js, दिस विल गेट लोडेड आफ्टर द HTML गेट्स लोडेड। ठीक है, तो पहले HTML लोड होगा, देन पार्स होगा, उसके बाद आपका ये जावास्क्रिप्ट को लोड किया जाएगा। तो दिस इज जस्ट अ बूलियन वेरिएबल डेफर। इस तरीके से आप इस डेफर को अगर लिख दोगे तो वो अपने आप ही स्क्रिप्ट बाद में लोड होगी, और नाउ यू कैन सी दिस। तो ये दोनों तरीके हैं, आप दोनों में से कुछ यूज कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद सपोज करो मैंने ये बॉक्स तो एक्सेस कर लिया, अब मैं चाहता हूँ इस बॉक्स के ऊपर क्लिक इवेंट हैंडल करना। ठीक है, कि जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई यूज दिस एड इवेंट लिसनर। ठीक है, आपने एड इवेंट लिसनर करना है। तो एड इवेंट लिसनर किससे किससे होता है? तो सपोज करो जब भी बॉक्स पे क्लिक हो तो मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले फंक्शन मारता हूँ। तो फंक्शन बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप ES6 वाला तरीका यूज करो विच इज एरो फंक्शन, या फिर आप नॉर्मल ऐसे फंक्शन बना के लिख सकते हो। ठीक है, उसलिए हमें एरो फंक्शन यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल log, सपोज करो दिस इज माय फंक्शन, जो क्या करता है एक मैसेज को लॉग करता है कि हाय दिस इज लॉग, इस तरीके से। तो दिस इज माय फंक्शन, या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर मैं जो यूज करूंगा विच इज दिस, की एरो फंक्शन। यहाँ से इसको हटाया, फंक्शन को हटाया, कॉन्स्ट बनाया, इसको ऐसे कर दिया इक्वल्स टू सेम एज प्रीवियस वन, कि आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो। दोनों ही तरीके बेस्ट, दोनों ही तरीके ठीक है। ये वाला आपका प्रीवियस तरीका था जावास्क्रिप्ट के अंदर, फिर 2015 के अंदर जब ES6 इंट्रोड्यूस हुआ तो आपका ये वाला तरीका यूज में होने लगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने कुछ भी इवेंट कैप्चर नहीं किया, बस मैंने एक छोटा सा फंक्शन बनाया जिसका काम है ब्लॉग मैसेज करना। इसको आप कभी भी कॉल करा सकते हो, मतलब अगर आपने यहीं पे कॉल करा लिया इसे, तो ये आपका एक दिस इज अ लॉग मैसेज लॉग कर देगा। ठीक है, हाय दिस इज अ लॉग, क्योंकि ये हमने फंक्शन बनाया और फंक्शन कॉल किया। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये फंक्शन तब कॉल हो जब इस बॉक्स पे क्लिक हो। तो उसके लिए मैं आऊंगा इस बॉक्स पे और इसके अंदर एक एड इवेंट लिसनर लगाऊंगा। कौन सा इवेंट लिसन करना है? तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इवेंट के टाइप हैं। मैं इसके अंदर जो इवेंट लिसन करना चाहता हूँ उस इवेंट का टाइप है क्लिक। ठीक है, तो मैं आऊंगा कोड के अंदर लिखूंगा क्लिक। आपके पास बहुत सारे टाइप है, मैंने आपको दिखाए थे बहुत सारे टाइप, माउस अप माउस डाउन, बहुत सारे। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ क्लिक इवेंट, और क्लिक इवेंट के बाद करना क्या है, तो कॉमा लगा के लॉग मैसेज। जब इवेंट ये वाला इवेंट लिसन किया जाए तो उस टाइम पर ये काम कर दो, ये वाले फंक्शन के अंदर जो भी चीज लिखी है वो काम कर दो। तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दो बेसिकली।
तो अब क्या होगा, आप देखोगे कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा, बेसिकली बटन नहीं है, दिस टील बॉक्स, ये जो है इस पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये 1 2 3 4 हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे क्लिक्स ही हो रहे हैं। 1 2 3 4 अगर नहीं दिख रहे तो लेट्स डू दिस की और वी कैन डू दिस की लेट काउंट इक्वल्स टू 0 और क्लिक काउंट प्लस प्लस। तो यहाँ पे अब हम अगर क्लिक करेंगे तो क्लिक 0, क्लिक 1, क्लिक 2 ऐसे करके क्लिक 3 ये सब होता रहेगा। समझते हैं जरा हो क्या रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस एलिमेंट को फाइंड किया, ठीक है। फाइंड करने के लिए क्वेरी सिलेक्टर लगाओ या फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, कुछ भी करो, आपको बस वो एलिमेंट फाइंड करना है। मैंने ये एलिमेंट फाइंड किया बाय यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी करके। बॉक्स आईडी मैंने दे रखी है इनको, ठीक है। तो ये आईडी मैंने बॉक्स दे रखी है इसलिए मुझे ये मिल जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, ये बॉक्स को पकड़ा और इसके अंदर एक इवेंट लिस्नर लगाया, ऐड इवेंट लिस्नर। दिस इज अ फंक्शन जिसकी हेल्प से आप लोग कोई भी इवेंट लगा सकते हो, किसी भी इवेंट को लिसन कर सकते हो बेसिकली। तो मैं जो इवेंट लिसन कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड क्लिक इवेंट, और क्लिक इवेंट में इस तरीके से एक्सेस कर रहा हूँ। मैंने क्लिक लिखा कोड्स में, और उसके बाद जब इवेंट एक्सेस हो तो करना क्या है, ये वाला फंक्शन कॉल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, और ये चीज प्रिंट हो रही है। इसके अंदर हम कुछ भी काम कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, जो भी ऑपरेशन करना है, फॉर लूप चलाना है, इफ एल्स कंडीशन, कुछ भी लिखने इस फंक्शन के अंदर आप कर सकते हो। कोई एपीआई कॉल करनी है, कुछ भी काम हम कर सकते हैं, लेकिन हमने क्लिक इवेंट हैंडल करना है। यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से क्लिक इवेंट हैंडल होता है। भैया एरो फंक्शन को कॉल करते टाइम ये क्यों नहीं लगाया? हाँ, अगर देखो मैंने एरो फंक्शन कॉल करते टाइम ये लगा दिया होता, दैट इज अ रियली ग्रेट क्वेश्चन। अगर मैं ये लगा दूंगा तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एरो फंक्शन इधर ही कॉल हो गया। जब आपने ये स्टेटमेंट लिखी ना, ऐड इवेंट लिसनर, तो यहां पर ही एरो फंक्शन कॉल हो गया है। दिस इज अ न्यू थिंग, मतलब ये एरो फंक्शन क्योंकि वेरिएबल की तरह है, दिस इज लाइक वेरिएबल। तो ये लॉग मैसेज, दिस इज, इसको आपने एक तरीके से वेरिएबल में डाला है, ठीक है। इधर लॉग मैसेज को आपने इस वेरिएबल के अंदर डाला है, ये एरो फंक्शन है। तो इस वेरिएबल को अगर आप सिंपल लिखोगे तो वहां पर इसका टाइप है फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है। अब क्या होगा कि जब आपने ये लाइन लिखी ना, तभी ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये देखो क्लिक 0 पहले एग्जीक्यूट हो गया, और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं जितनी बार भी क्लिक करूंगा कुछ भी नहीं होगा। तो आई थिंक समझ में आ रही होगी कि जब आप ऐसे फंक्शन को पास कर रहे हो तो आपको वहां फंक्शन पास करना है, ना कि फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। हम फंक्शन पास कर रहे हैं या फंक्शन कॉल कर रहे हैं? हम यहाँ पे फंक्शन पास कर रहे हैं। फंक्शन पास करते हैं तो यू जस्ट पास बाय दिस, ठीक है। और इसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट वगैरह होंगे वो सबके सब अपने आप मिल जाने वाले हैं इसको। तो ये फंक्शन यहाँ पे बस बेसिकली पास हुआ है, और जब भी ये वाला इवेंट ट्रिगर होगा, ठीक है, क्लिक इवेंट जब भी ट्रिगर होगा, ये लॉग मैसेज वाला फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा, आपको नहीं करना कॉल। फंक्शन कॉल कब करें फिर? यू डोंट हैव टू कॉल द फंक्शन, जब भी क्लिक इवेंट ट्रिगर होगा ये फंक्शन कॉल होगा अपने आप। डोंट डोंट डू दैट। तो ये अच्छा था कि ऐड इवेंट लिसनर के अंदर यहाँ पे मैंने ऐसे बस फंक्शन का नाम लिखा है। अच्छा, एक चीज और, इस ये जब फंक्शन कॉल होता है तो ये हमें ना कुछ इवेंट भी देता है। तो इवेंट को हम इस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इवेंट ऑब्जेक्ट, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल नेम, तो आई कैन राइट इवेंट। और जरा देखते हैं कि इस इवेंट के अंदर हमें मिली क्या क्या चीजें हैं। लेट्स लॉग दिस इवेंट। तो इस काउंट का कोई काम नहीं है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ मिला मुझे, दिस इज अ पॉइंटर इवेंट, दिस इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंटर इवेंट, और इसके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टी हैं। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जब पढ़ेंगे ना तो मे बी तब और ज्यादा अच्छे से वो चीजें क्लियर हो आपको कि ठीक है ये क्लास होगी कोई पॉइंटर इवेंट जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज है और प्रॉपर्टीज है बेसिकली। तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो ये बता रहा है कि आपने किस एंगल पे क्लिक किया, मे बी क्या उसकी विड्थ थी, क्या उसकी हाइट थी, क्लाइंट ने किस जगह पे क्लिक किया, तो एक्स एक्सिस क्या था उसका और वाई एक्सिस क्या था जब मैंने क्लिक किया। इवन आई थिंक कहीं पर ऑफसेट होगा, यस दिस इज ऑफसेट की। ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई क्या है? ऑफसेट बताता है कि इसके हिसाब से, इस चाइल्ड के हिसाब से किधर कॉल किया गया। तो एब्सोल्यूट अगर पोजीशन चाहिए बेसिकली इधर से,
तो यूज करते हैं हम क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई वाली वैल्यू को। और अगर हमें चाहिए इसके हिसाब से, इस चाइल्ड के हिसाब से कहाँ क्लिक किया गया, तो इस चाइल्ड के हिसाब से मतलब इस जगह से कितना दूर क्लिक किया गया, तो वो है आपका 66 एंड 62, सॉरी 58 एंड 55। और भी बहुत सारी चीजें है कि पॉइंटर का टाइप क्या था, तो माउस टाइप था, प्रेशर क्या था। अगर आपको कोई डिवाइस ऐसा है, जैसे आई डोंट थिंक ये डिवाइस ऐसा है जिस जो प्रेशर डिटेक्ट कर पाता है, बट कोई डिवाइस ऐसा है जो प्रेशर भी डिटेक्ट कर सकता है, तो वो ये बताएगा कि वो क्या प्रेशर था उसका। टिल्ट कितना था, मतलब जब मैंने क्लिक किया तो टिल्ट कितना था, ये वाला डिवाइस वो कैप्चर नहीं कर सकता। मे बी अगर आप आईपैड पे करोगे तो आईपैड पे टिल्ट वगैरह भी कैप्चर हो जाता है कि पेन कितना टिल्ट हो रखा था, ये सब। टाइप क्या था, क्लिक था, एंड सो ऑन। एक्स वाई विड्थ और हाइट यहाँ पर 1 है। बेसिकली विड्थ और हाइट बताता है कि जब जिस जगह पर क्लिक किया गया तो कितना एरिया कवर किया गया था, ठीक है। यहाँ पर सब चीजों की वैल्यू 1 हो रखी है, और कुछ कुछ और वैल्यू मिल रही है हमें, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमें मिल रही हैं फ्रॉम दिस क्लिक इवेंट। और आप चाहो तो यहाँ पे एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट है जो क्लिक हो रहा है वो आप प्रिंट करा सकते हो। भैया प्रिंट कैसे कराएं, तो आपको समझ में तो आएगा किस तरीके से रन टाइम पे एक नया इवेंट हम बना सकते हैं, नया एलिमेंट हम बना सकते हैं। तो आई कैन क्रिएट अनदर एलिमेंट, राइट, इसकी कॉन्स्ट coordinate equals to document dot create element। let's create a p tag, और इस p के अंदर डालते हैं p dot sorry coordinate dot inner html। आई थिंक इनर html मुझे इसके अंदर चेंज करना चाहिए, और इस p tag को भी हम इसके अंदर बना लेते हैं इस तरीके से। कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे हम इनर एचटीएमएल के, मतलब कोऑर्डिनेट का इनर एचटीएमएल चेंज करेंगे। बेसिकली इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो हम चेंज कर देते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरा स्ट्रिंग का तरीका, विच इज यूजिंग दिस बैकटिक। बैकटिक कहाँ होता है, वन वाली जो की होती है ना उसके बगल में जो की है, अपने कीबोर्ड में देखो, वन वाली की के बगल में जो की होती है जिसके ऊपर ये टिल्डे साइन होता है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसे बैकटिक देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। इवन आप इसके अंदर क्या बोलते हैं उसे, अपने वेरिएबल्स भी पास कर सकते हो बाय यूजिंग डॉलर साइन। तो क्या करूंगा मैं, डॉलर साइन एंड देन करली ब्रेस। तो डॉलर साइन के बाद हम करली ब्रेस लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इवेंट डॉट ऑफसेट। क्या वैल्यू थी, वैल्यू यहाँ से देख लेंगे, शायद वो सेव नहीं करना चाहिए था। ऑटो सेव में बंद कर देता हूँ यहाँ पे, और फिलहाल के लिए इसको हम करते हैं क्लोज, और जरा क्लिक करते हैं। तो हमारे पास थी ऑफसेट एक्स एंड ऑफसेट वाई। जरा इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे, इवेंट डॉट ऑफसेट एक्स एंड देन स्पेस देके, अगेन डॉलर देके, करली ब्रेस देके, इवेंट डॉट ऑफसेट वाई, ठीक है। एक कोड बन तो गया है कोऑर्डिनेट। इसको हम कहाँ डालें, तो इसको हम डाल देंगे यहाँ पे अपने कंटेनर के अंदर, ठीक है। कंटेनर के अंदर नहीं डालते इसको ना, बॉडी में डाल देते हैं। तो दिस इज आवर बॉडी, राइट। तो यू हैव डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, आई थिंक, एंड कोऑर्डिनेट्स। इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे उसके कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं। अगर मैं एकदम ऊपर क्लिक करूंगा तो आई गेट 2 2। अगर मैं एकदम जूम करके क्लिक करूंगा तो इवन आई कैन गेट, आई थिंक आई कैन गेट 0 0। ओ यस, थोड़ा सा ऊपर, हाँ, ठीक है, इस तरीके से। तो दीज आर, ये देखो जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो इवेंट हमारा हैंडल हो रहा है इस तरीके से, और यहाँ पे वो लॉग भी होते जा रहा है। एक बार जरा कोड देख लीजिए दोबारा से, मैं बताता हूँ इसको दोबारा से।
इवेंट कीवर्ड है या हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। इवेंट इज जस्ट अ वेरिएबल नेम, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ईवी। FN F2 EV, कुछ भी नाम दो, आपकी मर्जी है। किया क्या है मैंने, जरा देखते हैं। तो पहले वाला सही कोड है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है कि यहाँ पे आपने पहले बॉक्स को ढूंढा और उसके बाद आपने बॉक्स के अंदर ये क्लिक इवेंट लगा दिया। क्लिक इवेंट करने पे करना क्या है, कंसोल लॉग तो लगा ही रखा है, साथ में एक HTML एक पैराग्राफ भी बनाया है, उस पैराग्राफ के अंदर के टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं। पैराग्राफ के अंदर क्या टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं, इसके अंदर हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमें मिल कहां से रहा है, ये हमें इस इवेंट से मिल रहा है। जो हमें जब जब भी कोई भी इवेंट ट्रिगर होगा ना, तो आपको एक इवेंट मिलेगा ही। तो इवेंट ऑब्जेक्ट होता है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड इवेंट ऑब्जेक्ट। तो दिस इज एन इवेंट ऑब्जेक्ट जिसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं इसने इसका नाम इवेंट ही दिया था, मैं दोबारा नाम देता हूँ इवेंट। इस इवेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपने देखी यहाँ पे, दीज आर ऑल दी प्रॉपर्टीज, और इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो इसमें से मैंने एक्स और वाई की वो वैल्यूज निकाली थी, तो इस तरीके से मैं वो वैल्यूज निकाल रहा हूँ। आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जब भी कहीं पे कोई क्लिक हो रहा है, तो आपको अगर कोई दूसरा डिव इसमें डालना है, बेसिकली जिसका एक्स और वाई पोजीशन यही हो, जो एक्स और वाई पोजीशन हमें यहाँ मिली है, तो क्या होगा, जब भी आप कहीं पर क्लिक करोगे तो हो सकता है वहीं पर उसी जगह पे आप एक नया डिव क्रिएट करके डाल दो। ठीक है, मल्टीपल थिंग्स है जो आप कर सकते हो। तो ये तो बस एक इवेंट था। इवेंट के बारे में और क्या चीजें हैं, you can add many event handlers to one event. तो this is called event listeners. इवेंट लिसनर से क्या होता है कि आप ऐसे इवेंट लिसन कर सकते हो और यहाँ पे आप किसी भी इवेंट के टाइप को डिफाइन कर सकते हो, लाइक क्लिक, लाइक स्क्रॉल, लाइक माउस अप, माउस डाउन, माउस मूव, कुछ भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करता हूँ माउस मूव, तो क्लिक की जगह मैं लिखता हूँ अलग से माउस मूव। तो दिस इज द इवेंट नेम, सेव करते हैं। तो अब क्लिक करने पर नहीं, आप देख रहे हो जब मैं इस पर हवर कर रहा हूँ, माउस को मूव कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो वो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं और यहाँ पर भी कंसोल लॉग काफी कुछ हो रहा है। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप ना कंसोल लॉग मत लगाओ जब भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जा रहे हो तो, ठीक है। वरना जितनी बार भी आप कंसोल लॉग कर रहे हो उतनी टाइम आपका क्रोम ब्राउजर जो है वो उस पर लोड पड़ रहा है, उसको ये चीजें प्रिंट करनी पड़ रही है, राइट, ये लॉक करना पड़ रहा है। तो जब हम प्रोडक्शन में जा रहे होंगे तो हम ये कंसोल लॉग्स को हटा रहे होंगे सब जगह से। तो अब अगर हम इसे सेव करें तो हमारा यहाँ पर कंसोल लॉग तो नहीं होगा, लेकिन ये पैराग्राफ के अंदर फिर भी टेक्स्ट वगैरह चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो इवेंट ट्रिगर हो रहा है अभी भी, लेकिन उस इवेंट के ट्रिगर होने पे हम बहुत हल्का काम कर रहे हैं। और वो हल्का काम क्या है, वो बस ये है कि इस पैराग्राफ के अंदर के टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं। तो ये सब तो कर सकते हो आप, इसके अंदर कोई लोड नहीं पड़ता। लेकिन कंसोल लॉग खामखा ही कर रहे होते हैं, क्योंकि कंसोल लॉग यूजर को तो दिख नहीं रहा कंसोल लॉग करने पे कि कंसोल लॉग हो रहा है, और उससे आपके क्रोम क्रोम स्लो होता है। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें हम देख रहे होंगे जब नोड जेएस के अंदर अपने सर्वर के ऊपर चीजें डिप्लॉय कर रहे होंगे कि कंसोल लॉग स्टेटमेंट सारी सारी हटा रहे होंगे। तो आप देखो यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अपने आप चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अब मैंने जो इवेंट जो मैं लिसन कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड माउस मूव। तो जब भी मेरा माउस मूव होगा वो इवेंट कैप्चर किया जाएगा। क्लिक वाला हमने देख ही लिया, इवन स्क्रॉल वाला हमारे पास होता है। तो ये सारे के सारे इवेंट्स में हमें बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन हम सबके सब चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं जाके। मैंने आपको लिंक दे दिया इधर, विच इज दिस वन। लेकिन ये सारे हम यूज नहीं कर रहे होंगे। देखते हैं। तो अभी हमने देखा ठीक है क्लिक किस तरीके से किया और क्लिक करने पे आप क्या चीजें चेंज कर पा रहे हो। लेट्स सी, अब हम एक चीज और करना चाहते हैं कि इसके अंदर ना एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं। तो सपोज दिस इज आवर बॉक्स, राइट, लेकिन ये बॉक्स दिख नहीं रहा था यहाँ। अच्छा, बॉक्स दिख रहा है। लेट मी डू सम थिंग्स। एक काम करते हैं, कंटेनर की विड्थ और हाइट को बड़ा कर देते हैं 500 बाय 500 पिक्सल। डिस्प्ले ग्रिड ठीक है, अंदर ये हटाते हैं, इसके अंदर ये हटाते हैं, डिस्प्ले ग्रिड करने की जरूरत नहीं है वैसे तो। और ये बॉक्स है, इसकी बॉर्डर रेडियस को कर देते हैं 50%। तो हमारे पास एक सर्कल हो गया
ऑफ लेट्स से 10 पिक्सल, तो ज्यादा बड़ा सर्कल नहीं है। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब भी मेरा ये बॉक्स नहीं, जब मेरा कंटेनर के ऊपर आप कभी भी हवर कर रहे हो, जब भी मेरे कंटेनर के ऊपर हवर कर रहे हो आप, तो फॉर एग्जांपल अब मैं कंटेनर को एक्सेस करूंगा, तो एक्जैक्टली लाइक दिस कि बॉक्स को जैसे किया था कंटेनर दैट बाय आईडी कंटेनर, और कंटेनर के ऊपर इवेंट लिस्टन लगाएंगे हम कि कंटेनर के ऊपर जब भी आप माउस को मूव करो तो आप ये वाला फंक्शन कॉल करो विच इज दिस लॉग मैसेज, लेकिन इसके अंदर ये इसको चेंज नहीं करके हम ना हमारा जो छोटा बॉक्स है उसको उसकी एक्स और वाई पोजीशन को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा बॉक्स है उसके लिए मुझे इसके पोजीशन को करना पड़ेगा एब्सोल्यूट, और ई, 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 क्या चेंज कर सकते हैं हम, इसके लेफ्ट और राइट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें मिला ये बॉक्स छोटा वाला, इसके स्टाइल को चेंज करते हैं, बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट लेट्स से लेफ्ट इक्वल्स टू इवेंट डॉट ऑफसेट। यहाँ पर पिक्सल में लिखना है, तो पिक्सल में लिखने के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा विच इज दिस बैकटिक, बैकटिक लगाएंगे, और उसके बाद इसके अंदर ऐसे डॉलर साइन एंड करली ब्रेस के अंदर इसे लिख देंगे एंड देन पिक्सल लिख देंगे। तो इससे ये वाली वैल्यू तो इंटीजर वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, और यहाँ से पिक्सल वैल्यू तो पूरा पूरा अल्टीमेटली स्ट्रिंग बन जाएगा और पिक्सल में मिल जाएगा हमें। और बॉक्स का स्टाइल का आप चेंज कर देंगे इक्वल्स टू, आई डोंट नो कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा मैं पहली बार कर रहा हूँ ये, ठीक है। देखते हैं ऑफसेट वाई, लेफ्ट और टॉप मैंने चेंज कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सेव दिस, सेव दैट, लेट्स सी, दिख नहीं रहा, बॉक्स दिख ही नहीं रहा अब। तो ये हमारा बॉक्स था, बॉक्स ये रहा, पोजीशन एब्सोल्यूट है, इसकी पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, आई डोंट थिंक उससे कुछ फर्क पड़ेगा। के बाद मैं इस बॉक्स के स्टाइल में लेफ्ट और टॉप की प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा हूँ। इवेंट कैप्चर नहीं हो रहा, क्या सीन है। तो इवेंट ही कैप्चर नहीं हो रहा है, नहीं अब हो रहा है इवेंट कैप्चर, ठीक है। ये बॉक्स का स्टाइल और लेफ्ट और राइट चेंज नहीं हो रहा। हाँ, उसमें आ रहा ऑफसेट है भैया, ऑफसेट, अच्छा मैंने क्या लिखा है, पहले क्या था, अच्छा ऑफसेट है, ओके सॉरी, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी भी नहीं हो रहा, वो छोटा वाला बॉक्स दिख ही नहीं रहा, दिक्कत ये है, ये छोटा वाला बॉक्स दिख कैसे नहीं रहा, ये बनाया मैंने है इसकी, अच्छा इसकी विड्थ नहीं दिया, विड्थ ऑफ 10 पिक्सल, अभी भी नहीं दिख रहा, बैकग्राउंड कलर टील है, पोजीशन एब्सोल्यूट है, बॉक्स को अच्छा सेव नहीं किया अब, ठीक है अब दिख रहा है, यहाँ देख रहे हो, थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, मेक इट 40 पिक्सल, सेव नहीं किया, ये ऐसे ऐसे करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये तब तक काम करेगा जब तक आप माउस पे हवर कर रहे हो, एंड देन जैसे ही छोड़ोगे तो उसके बाद आई थिंक हाँ वहां पहुंच जाएगा वापस ऊपर वाली जगह पे, क्योंकि वो इवेंट तब तक ट्रिगर हो रहा है जब तक ये है। तो या वी मेड दिस, इसका कुछ फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, कुछ
कुछ बढ़िया सा बनाए। Build a nav bar that changes the background color after the page is scrolled 100 pixel। ये वैसे बहुत बेसिक बेसिक चीजें मैंने दी हैं। फॉर एग्जांपल जब आपका पेज स्क्रॉल कर जाए तो उसके लिए हमें स्क्रॉल इवेंट देखना होगा, लेकिन वो पूरे के पूरे पेज पे होगा, तो यू विल राइट दिस की डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर ही, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के ऊपर कर सकते हो, एंड यू विल राइट स्क्रॉल हियर ऑन पेज स्क्रॉल। और ये ऑन पेज स्क्रॉल वाला हम फंक्शन यहाँ बनाएंगे, const on page scroll to this function, this as an event use here। जरा देखिए, पहले सबसे पहले ना देखना होता है कि इस इवेंट के अंदर मिल क्या क्या रहा है, क्योंकि हर एक इवेंट अपने साथ अपनी यूनिक वैल्यूज लेके आता है, अलग अलग टाइप की। ठीक है, तो ये वाला जो स्क्रॉल इवेंट है ये हमारे लिए क्या लेके आया है, ये हम देखेंगे इधर। सेव दिस एंड देन व्हाट, अच्छा यहाँ पर स्क्रॉल एक्चुअली हो ही नहीं रहा है। मैंने एक बेसिक क्लास बना लिया जिसकी मैंने हाइट दे देनी है, लेट्स से 100 UH। आई थिंक मुझे बॉडी में डालना पड़ेगा वो। सेव हो रहा है, तो जब हमारा स्क्रॉल हो रहा है तो हमारा एक इवेंट ट्रिगर हो रहा है। लेट्स सी हमारे इवेंट में हमें क्या क्या मिल रहा है। आई थिंक स्क्रॉल की पोजीशन मिलनी चाहिए हमें, तो ओ source element, target is document, and then prototype। तो एक्चुअली मुझे भी आइडिया नहीं है कि हमारे स्क्रॉल के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिल रही हैं आप देख सकते हैं, लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर, या फिर हम सर्च भी कर सकते हैं कि स्क्रॉल करने पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज स्क्रॉल। ऑन क्लिक ऑन कट ऑन जहां भी ऑन लगा हुआ है इसका मतलब है कि वो फंक्शन है। ठीक है, वो एक मेथड है जिस जगह भी ऑन लगा हुआ है, और जहां नहीं लगा ऑन दैट इज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी। और नेट पे देखना पड़ेगा कि कैसे करके स्क्रॉल कर सकते हैं। खैर मेरे को स्क्रॉल नहीं, मुझे आई थिंक एक दूसरी चीज समझानी चाहिए आपको, विच इज बबलिंग। तो देखते हैं बबलिंग क्या होती है। तो एक काम करते हैं, जरा हम ना डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर क्लिक इवेंट देते हैं। मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर एक बॉक्स है। ठीक है, और एक काम करते हैं, लेट्स मेक थ्री कंटेनर्स, और यहाँ पे इसको नाम देते हैं ग्रैंड पेरेंट। इस ग्रैंड पेरेंट के अंदर बनाऊंगा मैं पेरेंट, इस पेरेंट के अंदर बनाऊंगा मैं चाइल्ड। ठीक है, हमारे पास अब तीन हो गए, और इनकी आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल्स टू पेरेंट और आईडी इक्वल्स टू चाइल्ड। तो अगर मैं यहाँ पर तीनों को ही क्लिक प्रॉपर्टी दे देता हूँ, और तीनों के अंदर ही मैं कुछ कुछ पोजीशन डिफाइन कर देता हूँ। सपोज करो दिस इज माय ग्रैंड पेरेंट, मैंने बिट राइट 500 500 कर रखी है, एंड देन देयर इज अ पेरेंट जिसकी जैसे विड्थ है 200 एंड हाइट भी है 200। बैकग्राउंड कलर ये है, और इसके अंदर हम लेफ्ट से डिफाइन कर देते हैं चाइल्ड। इसके अंदर हम विड्थ हाइट और बैकग्राउंड कलर देते हैं कुछ कुछ of let's say 100 by 100, and background color is let's say red। तो सेव करते हैं, देखते हैं, तो वी हैव दिस। इसके बाहर वाला पेरेंट कहाँ गया, ग्रैंड पेरेंट। अच्छा यहाँ भी ग्रैंड पेरेंट देना होगा।
ठीक है। तो ये येलो वाला है ग्रैंड पेरेंट, इसके पीछे है हमारा पेरेंट एंड इसके अंदर है हमारा ये चाइल्ड। ठीक है। और अब मैं आपको दूसरी चीज समझाना चाहता हूँ विच इज कि किस तरीके से इसके अंदर एक प्रॉपर्टी अगर हो रही होती है विच इज कॉल्ड बबलिंग। तो वी हैव दिस ग्रैंड पेरेंट बाय आईडी, इसको हम रिपीट कर लेंगे 2 बार, एंड देन वी हैव दिस पेरेंट एंड वी हैव दिस चाइल्ड, पेरेंट एंड चाइल्ड। हम फिलहाल हटा देते हैं। और अब मैं तीनों के अंदर क्लिक हैंडल एक्सेस करने वाला हूँ। ठीक है। तो चाइल्ड डॉट एड इवेंट क्लिक लिसनर क्लिक, और ये हर एक जगह पर हर एक टाइप के इवेंट में लागू होगी ये चीज। और एक और चीज, यहाँ पर आप चाहो तो अपने एनोनिमस फंक्शन भी बना सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर लॉग इवेंट बनाया मैसेज, और फिर लॉग इवेंट वाला मैसेज, ये वाला फंक्शन मैंने पूरा का पूरा पास किया इधर। वी कैन क्रिएट आवर ओन एनोनिमस फंक्शन। किस तरीके से? तो ये हमने देखे थे इस तरीके से। मैंने अलग से फंक्शन नहीं बनाया कॉन्स्ट और फिर फंक्शन का नाम वगैरह करके नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर वो फंक्शन इसी तरीके से बस पास कर दिया, और मैंने इस फंक्शन को कुछ भी नाम नहीं दिया। तो ऐड इवेंट लिसनर मैंने क्लिक इवेंट चाइल्ड का यहाँ पे बनाया, और चाइल्ड के इवेंट पे मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग चाइल्ड क्लिक, और यही सेम चीज मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ तीनों के लिए। तो चाइल्ड के बाद पेरेंट, देन ग्रैंड पेरेंट। ठीक है। तो अब अगर मैं चाइल्ड पे क्लिक करूंगा तो बताओ क्या चीज प्रिंट होनी चाहिए? भैया ये एरो वाला समझ नहीं आता। दिस इज अ न्यू वे ऑफ राइटिंग फंक्शंस यार, डिफरेंस ज्यादा कुछ है नहीं, मैं दिखाता हूँ। चलो मैं एक बार दोबारा से ये एरो वाला समझाता हूँ। यू हैव दिस फंक्शन, ये फंक्शन समझ में आता है? इस फंक्शन को समझने में कोई दिक्कत किसी को? चाइल्ड क्लिक, ठीक है। पहले ये बताओ ये फंक्शन समझ में आता है? ठीक है, शिवम से बात हो रही है, शिवम जायसवाल। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को मॉडिफाई करूंगा थोड़ा सा, और ES6 विच इज जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन, उसके अंदर चेंज करने का ट्राई करूंगा विच इज कॉल्ड एरो फंक्शन। वो क्या कहता है कि आप किसी भी फंक्शन को एक वेरिएबल में पास कर सकते हो। तो मैं एक पहले वेरिएबल बनाता हूँ कुछ भी, तो लेट्स से माय वेरिएबल। दिक्कत नहीं अभी तक, ये मेरा वेरिएबल बन रहा है। इस वेरिएबल के अंदर मेरे को फंक्शन पास करना है, तो मैं यहाँ पर फंक्शन इस तरीके से पास करूंगा कि ये मेरा फंक्शन हो गया। इसकी जो भी इसकी फंक्शन की क्या बोलते हैं बॉडी है, वो इस एरो के बाद आएगी। तो ये एरो लिखा, इस एरो के बाद जो भी चीज आप लिखते हो वो उस फंक्शन की बॉडी होगी। तो इसके अंदर अब आप पूरा का पूरा वो जो फंक्शन है वो डिफाइन कर सकते हो अपना। खत्म बात। तो ये होता है आपका एरो फंक्शन। दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन बोथ आर सेम। अगर मैं यहाँ पे इनका नाम सेम कर दूंगा तो ये भी सेम है। और अगर आपको कभी कॉल कराना है इस फंक्शन को, तो कॉल कराने के लिए वैसे कॉल कराओगे जैसे आप किसी नॉर्मल फंक्शन कॉल कराते थे, माई वेरिएबल, और ये फंक्शन कॉल करा दो ऐसे करके, ये आपका फंक्शन ही कॉल हो जाएगा। तो बेसिकली आप एक्सप्रेशन की तरह यूज कर सकते हो किसी फंक्शन को, एंड दिस इज जस्ट दैट। ठीक है। खैर वापस आते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पर भी मैंने वही किया हुआ है कि पहले मैं फंक्शन का नाम पास कर रहा था, लेकिन अब मैं फंक्शन का नाम पास नहीं कर रहा, मैं सीधा फंक्शन ही पास कर दे रहा हूँ। तो वो जो इक्वल टू के बाद वाली चीज जो है वो पूरा का पूरा फंक्शन ही तो है, वो पूरा का पूरा मैंने ऐसे ही पास कर दिया। तो इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा फंक्शन पास करता, तो जितना ज्यादा आप इसे लिखते चलोगे उतना ज्यादा आप इसका कंफर्टेबल होते चलोगे। अगर किसी और लैंग्वेज से आ रहे हो तो ऑब्वियसली ये नया लगेगा, क्योंकि यहीं पे होता है सिर्फ ऐसा। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन था कि जब मैं क्लिक करूंगा चाइल्ड के ऊपर तो क्या होने वाला है। लेट्स सी। चाइल्ड पे क्लिक किया, और यहाँ पे लिखा रहा है चाइल्ड क्लिक, पेरेंट क्लिक और ग्रैंड पेरेंट क्लिक। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ चाइल्ड क्लिक लिखाएगा, किसी किसी ने लिखा था ऑल थ्री भी लिखाएगा। ठीक है। जितनी बार भी क्लिक करोगे चाइल्ड पे ये तीनों चीजें लिखी आएंगी। और अगर आप पेरेंट पे क्लिक करोगे विच इज दिस टील कलर, तो लिखाएगा पेरेंट क्लिक एंड ग्रैंड पेरेंट क्लिक। और अगर आप ग्रैंड पेरेंट पे क्लिक करोगे तो सिर्फ ग्रैंड पेरेंट क्लिक लिखा आएगा। तो हो क्या रहा है कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करते हो तो आप एक्चुअली यहां से बबल करते हुए ऊपर जा रहे हो। दिस इज कॉल्ड बबलिंग अप, कि ये भी इस इवेंट को एक्सेस करेगा। ठीक है। तो ये एलिमेंट एक्सेस करेगा ही, इस एलिमेंट का जस्ट पेरेंट वाला भी इस क्लिक इवेंट को एक्सेस कर रहा होगा। ठीक है।
और इसके पीछे वाला जो पेरेंट है वो भी इसको एक्सेस करेगा। तो जितने भी इस एलिमेंट के पेरेंट बनते जाएंगे, ठीक है, जो भी आपको वो जो डॉम वाला ट्री बन रहा था, ये वाला ट्री आपको याद हो रहा होगा, इस ट्री के अंदर जितना भी नीचे आपने अगर क्लिक कर दिया तो ऊपर तक वो जाता रहेगा, जिसने भी क्लिक को एक्सेस कर रखा है, जिसने भी क्लिक के लिए अपना इवेंट लिसनर लगा रखा है वो लिसन कर सकता है उसे। तो ऊपर तक कोई भी इसको लिसन कर सकता है, ठीक है। दिस इज जस्ट हाउ इट वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट। तो दिस इज जस्ट हाउ इट वर्क्स कि आपने यहाँ क्लिक किया तो ग्रैंड पेरेंट क्लिक, यहाँ क्लिक किया तो पेरेंट का ऊपर वाला ग्रैंड पेरेंट भी, और यहाँ पे क्लिक किया तो चाइल्ड पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट भी क्लिक। इसको कैसे हटाते हैं वो मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा। एक्चुअली काफी सारी चीजें हैं जो मैं आज की क्लास में नहीं समझा रहा, बिकॉज ऑलरेडी हमने काफी सारी चीजें यहाँ पे कर ली हैं। तो दिस इज कॉल्ड बबलिंग। एक और कंसेप्ट होता है इसके साथ ही, वो भी हम देख रहे होंगे आने वाली वीडियोस में। एक चीज और, इसके बाद ना ये सब तो बनाने का ट्राई करना ही, और इनमें से काफी सारी चीजें हम कल भी बना रहे होंगे हमारी जो डाउट क्लास है, और भी काफी सारी चीजें सीख रहे होंगे कल की डाउट क्लास के अंदर, ठीक है। डाउट भी ले रहे होंगे, और डाउट क्लास के अंदर मैंने ये देखा है कि ज्यादा चीजें हम कर लेते हैं, ज्यादा चीजें बना रहे होते हैं, मिनी प्रोजेक्ट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो प्लीज डाउट क्लास की किया करो, ठीक है। काफी सारे लोग डाउट क्लास में नहीं आ रहे होते हैं, तो ट्राई क्या करो कि सैटरडे को भी आ जाया करो, संडे को मजे कर लिया करो, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ कुछ मैंने चीजें बना रखी है कि टॉगल नैव बार बनाने का ट्राई करो, ठीक है। मैंने ज्यादा चीजें बताई नहीं आपको कि किस तरीके से ये बन सकता है, लेकिन अगर बनाओगे बढ़िया लगेगा, नहीं बना पाओगे तो कल हम कर रहे होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। कैलकुलेटर एप्लीकेशन जो हमने बनाया था याद होगा, उसके बटन वगैरह को हैंडल करना सीखो, स्लाइडर वगैरह बनाना सीखो। एक्चुअली जो आज पढ़ा है ना उसकी हेल्प से ये सब बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैंने एक भी चीज नहीं बताई आपको कि वो कैसे बनाई जा सकती है, ठीक है। बस मैंने बता दिया कि ये क्लिक हैंडल हो सकता है कैसे, और उसके बाद कैसे उनकी स्टाइल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। तो उसके बाद अब क्या चीजें आप कर सकते हो वो सब आपके इमेजिनेशन और अब आपके हाथ में है। सब चीजें वैसी ही हो रही होंगी, बटन पे क्लिक किया तो कुछ होगा, बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ होगा, वहां कुछ होगा, किसी का डिस्प्ले नन हो जाएगा, किसी का डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा, कहीं पर टेक्स्ट लिखा आ जाएगा, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा, ठीक है। सब चीजें आराम से वैसे काम करेंगी, बस मैंने कुछ बना के नहीं दिखाया, लेकिन आप करो ये सब बनाने का ट्राई करो, और कल की क्लास में विच इज डाउट क्लास मैं इनमें से कुछ चीजें बना रहा हूँ आपके लिए। ऑलराइट, इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहाँ पर करेंगे समाप्त, और मैं एक बार जरा डाउट देख लेता हूँ किसी का अगर डाउट हो तो। भैया बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट क्या है, एक का क्वेश्चन है। तो बेसिकली जो लेफ्ट की प्रॉपर्टी होती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, पोजीशन सेट करते हैं तो लेफ्ट राइट बॉटम करके हम चीजों को ऊपर नीचे कर सकते हैं ना। पोजीशन एब्सोल्यूट में याद आ रहा होगा, तो वो मैं स्टाइल के अंदर एक्सेस कर पा रहा हूँ लेफ्ट टॉप राइट बॉटम को। तो बॉक्स डॉट स्टाइल तो मुझे लिखना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने स्टाइल को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये तो हमने देखा ही था कि बॉक्स डॉट स्टाइल तो हमें लिखना ही पड़ेगा अगर हमें HTML का स्टाइल चेंज करना है तो। उसके बाद जितने भी हमारे पास CSS की प्रॉपर्टी होती है लाइक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, उन सबको हम एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए मैंने वहां पे लेफ्ट लिखा था। प्लीज प्रोवाइड कोड ऑफ प्रीवियस जावास्क्रिप्ट लेक्चर। हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबके कोड आपको मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, मतलब जैसे ही ये वाली क्लास खत्म होगी 2 मिनट बाद ही आपको एक्सेस हो जाएंगे वो कोड। और कोड कहाँ मिलेंगे, तो डिस्कॉर्ड पे आओ, उसके बाद हमारे वाले चैनल्स में आओ फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर, एंड इनसाइड द अलर्ट्स यू विल सी ये रहा वो कोड, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरा बस कमिट ही कमिट देखेगा आपको, उस एक्चुअल वाला कोड ही दिखाई दे जाएगा जहाँ पे वो कोड लिखा हुआ है। लेक्चर के कोड नहीं मिल रहे तो पता चल क्या होगा दुर्गेश बच्चव जी आपको। भैया वेबसाइट को गिटहब पर कैसे लाइव करें, वेबसाइट को एक्चुअल लाइव कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। गिटहब के ऊपर github.io के ऊपर लाइव करना मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी बता रखा है। एनी यूजफुल एक्सटेंशन फॉर JS भैया, नेट पर सर्च कर सकते हो, मैंने कुछ ऐसा सच एक्सटेंशन डाला नहीं हुआ जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। मे बी एक कोई ऐसा एक्सटेंशन मिल जाए जिससे कि जावास्क्रिप्ट के ऑटो कंप्लीट आपको मिल जाए करें, बट व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर कोडिंग तो आई डोंट थिंक कि वो आपको डालना भी चाहिए। आई थिंक जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट वाला ये वाला जिसके 10.2 मिलियन है ये हम डाल सकते हैं, तो जावास्क्रिप्ट की कुछ कुछ चीजें हमारे लिए ऑटो कंप्लीट आ जाए करेंगी, लेकिन
I won't recommend that you use this when you are just starting out. गलतियां करो, ठीक है लिखते टाइम फंक्शन नेम याद नहीं होंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके याद होंगे। लाइव करना सिखा दीजिए वेबसाइट को। तो एक किसी स्टूडेंट ने हमारा स्टैटिक वेबसाइट को लाइव करना तो हमें आता है, ठीक है, गिटहब के ऊपर लाइव कर सकते हो आप, या फिर आप क्या बोलते हैं उसे, नेटलीफाई, हाँ नेटलीफाई के ऊपर लाइव कर सकते हो। नेटलीफाई के ऊपर अकाउंट बनाओ जाके और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपनी फाइल्स को, अपने आप लाइव हो जाता है वो। लेकिन एक्चुअल कैसे लाइव कर रहे होंगे बैकएंड सर्वर को और फ्रंट एंड को, वो हम बाद में देख रहे होंगे। खुद का कोडिंग शेड्यूल बना सकते हैं, आसान है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिक वेबसाइट तो अब आप कोई भी बना सकते हो, स्टैटिक कोई भी एलिमेंट आप, कोई भी टेम्पलेट आप बना सकते हो। डॉम का यूज कहां पर और क्यों है, समझ में आ गया होगा। सेलेनियम की नॉलेज होगी तो यूजफुल होगा क्या? सेलेनियम की नॉलेज से तो आप टेस्टिंग वगैरह कर पाते हो, राइट, कि आप ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट चल रही है और चीजों पे क्लिक वगैरह हो रहा है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, वो नहीं देखना। देखो, बस प्रैक्टिस करते रहनी है। क्लास, आज की क्लास कर ली, क्लास खत्म होने के बाद दोबारा देखनी, जैसे यहाँ पर रिकॉर्डिंग एक्सेसिबल होती है आपकी 2-3 घंटे में हो जाएगी। उसके बाद आज नहीं तो कल पूरा का पूरा देखो। इवन अगर हो सके तो जो हमारी लास्ट की 3 क्लासेस थी जावास्क्रिप्ट की, 1, 2 एंड 3, सबकी सब एक बार देख लो दोबारा से। और जो भी असाइनमेंट दिए गए उनको बनाने का ट्राई करो। काफी सारे लोग बना के डालेंगे और शोकेस कर रहे होंगे हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर, उनके कोड को जाके पढ़ने का ट्राई करो अगर आप लोगों से खुद से नहीं बन पाता है तो। और उसके बाद कल वाली डाउट सेशन को एक्सेस करना, तो आपको ज्यादातर डाउट्स आपके वहां पे भी रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बस थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज नॉट एज इजी एज HTML एंड CSS, ठीक है। अपेंड एक्सप्लेन भैया, अपेंड की हेल्प से आप लोग चाइल्ड को पेरेंट में अपेंड कर सकते हो, दैट्स इट। तो यहाँ पर देखो, दिस इज योर चाइल्ड, राइट, पैरा इज योर चाइल्ड, इसको आपने पेरेंट के अंदर डाल दिया, एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड पैरा। तो पैराग्राफ जो हमने बनाया यहाँ पे, क्रिएट एलिमेंट जो किया है उसको आप अपेंड कर दिया। अपेंड ऐसे मतलब वो उसके नीचे डल जाएगा बस, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चाइल्ड डल जाते हैं इसकी हेल्प से। इवेंट की क्विक समरी चाहिए, चलो जल्दी से देते हैं। तो बेसिकली इवेंट आपके तब ट्रिगर हो रहे होते हैं जब, बेसिकली इवेंट आपके पास बहुत सारे होते हैं लेकिन वो ट्रिगर होते रहते हैं जब भी आप कोई भी काम करते हो, कोई भी इनपुट देते हो, आपने स्क्रॉल किया, आपने कोई बटन वगैरह क्लिक किया। लेकिन आप इन इवेंट को लिसन भी कर सकते हो, ठीक है। और इवेंट को लिसन करने के लिए हमारे पास इवेंट लिसनर्स होते हैं, और आप इस तरीके से इवेंट को लिसन कर रहे होते हो। एक और तरीका होता है विच इज इवेंट हैंडलर, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू इवन स्टडी दैट, बिकॉज इवेंट हैंडलर की हेल्प से दैट इज, पहली बात तो वो रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है इवेंट हैंडलर को यूज करना। और दूसरी बात, एक ही इवेंट हैंडलर एक जगह लगा सकते हो, दो, जबकि इवेंट लिसनर आप जितनी मर्जी लगा सकते हो। तो मैं आपको पढ़ा भी नहीं रहा वो चीज, सो दैट आप कंफ्यूज भी ना करो उसके साथ। बस ये याद रखो कि ठीक है, जब भी आपको कहीं पे इवेंट लगाना है, कोई क्लिक इवेंट भी लगाना है, तो यू यूज दिस बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। वो ऑन क्लिक वगैरह के चक्कर में मत रहना। रिएक्ट के अंदर बाद में भी देख लेंगे कुछ कुछ चीजें उनसे रिलेटेड। फिलहाल के लिए एड इवेंट लिसनर को देखो। um, तो एड इवेंट लिसनर करके आप पहले टाइप बताओगे इवेंट का, देन लिसनर एंड यूज कैप्चर को फिलहाल के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा इसको, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली वो जो बबलिंग वगैरह और थी उसके अंदर काम आता है ये समझने में। तो हमने इस तरीके से पहले एक बटन को एक्सेस किया, उसके बाद बटन के अंदर ऐसे हमने इवेंट लगा दिया, क्लिक इवेंट। और क्लिक इवेंट पे होना क्या चाहिए, ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे एनोनिमस फंक्शन बना सकते हो। एनोनिमस फंक्शन मतलब जिसका कोई नाम नहीं है, या फिर आपने पहले एक फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन को यहाँ पे पास कर दिया। और फिर उसके बाद जब भी ये इवेंट हैंडल होगा, मतलब जब भी ये इवेंट ट्रिगर होगा, तो ये वाला फंक्शन के अंदर जो भी चीजें लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, पूरा का पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से हमने काफी सारी चीजें करी थी आज की क्लास के अंदर, जैसे कि हमने एक बड़े डिव के अंदर छोटे डिव को यहाँ से वहां घुमाया हमने। यहाँ पर कुछ कुछ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज लिखी हुई थी, वो अपडेट हो रही थी बार बार, क्योंकि इवेंट ट्रिगर हो रहा था और उस इवेंट के ट्रिगर होने पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही थी। तो आप इवेंट के ट्रिगर होने पे काफी कुछ कर सकते हो। क्लिक इवेंट हैंडल करने के टाइम पे आपने इसके अंदर कुछ
क्लास डाल दी, ठीक है, टॉगल क्लास कर रहे हो आप, या फिर कोई कहीं पे क्लिक कर रहे हैं तो कोई स्टाइलिंग चेंज हो रही है, काफी सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू सम थिंग्स की सपोज जब इस बटन पे क्लिक हो रहा है रेड वाले पे, तो मे बी ये अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ले रहा है कुछ कुछ, ठीक है, मे बी ये राउंड हो जा रहा है, ठीक है, तो डॉट राउंड, तो राउंड कैसे हो रहा है कि इसके अंदर जो बैकग्राउंड रेडियस है, बैकग्राउंड रेडियस, बॉर्डर रेडियस क्या कर रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस है जो कि 50% हो जा रहा है, लेट्स सी, ठीक है, और यहाँ पे देता मैं ट्रांजिशन ऑफ लेट्स से 0.5 सेकंड इज इन। तो मैं चाहता हूँ कि जब चाइल्ड पे क्लिक हो तो उसको ये राउंड क्लास मिल जाए। तो जब भी चाइल्ड पे क्लिक हो इस तरीके से, तो चाइल्ड डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड राउंड, इस तरीके से। तो अभी तो ये क्या होगा, सिर्फ ऐड हो जाएगा राउंड, लेकिन आप टॉगल भी कर सकते हो। तो चाइल्ड पे क्लिक हो रहा है, सेव नहीं किया मैंने, तो ये देख रहे हो राउंड हो गया, लेकिन अब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो अभी भी इसमें राउंड क्लास लगी हुई है। लेकिन नाउ यू कैन डू दैट टॉगल, जो मैंने आपको बताया था ना टॉगल, टॉगल से क्या होगा, एक बार लगेगी एक बार निकलेगी क्लास, ठीक है, तो कभी तो लगेगी कभी निकलेगी। कैसे होगा ये, लेट्स सेव दिस। आप देखेंगे कि ये राउंड बन गया, दोबारा क्लिक किया तो वापस वो राउंड क्लास इसमें से निकल गई। अगर आप इसके HTML को देखोगे तो यहाँ पर देखो अभी क्लास में सिर्फ चाइल्ड है, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, अब चाइल्ड के साथ साथ राउंड भी लिखा आ रहा है। अब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो राउंड हट जाएगा इसमें से, और ये एनिमेशन के साथ हो रहा है, ठीक है। तो बांग्लादेश का झंडा नहीं लग रहा है अगर सेंटर में आ जाए तो किसी भी इवेंट के ट्रिगर होने पे आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने जो पहले डॉम पढ़ाया था, डॉम को इस इवेंट के साथ मैच करो, इवेंट ट्रिगर होने पर डॉम की प्रॉपर्टी को चेंज करो, और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। एनिमेशन की जरूरत ही नहीं है, हाँ जरूरत नहीं है, मेरा मन था बना दिया मैंने, ठीक है, एनिमेशन की जरूरत नहीं है, सही बात है। चलो ठीक है, इसके बाद जो असाइनमेंट दिया वो करने का ट्राई करो और मजा आएगा। गुड नाइट।